अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, हमारे इस खुसूसी प्रोग्राम इलेक्शन रिजल्ट्स 2012 में हम आपका खैर मकदम करते हैं। पिछले 2 महीने से जब से कैंपेन शुरू हुआ है, आप लोग देख रहे हैं हमारे चैनल पे सारी अपडेट्स, कैंपेन कैसे चल रहा है तमाम रियासतों में, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, पंजाब, मणिपुर में हमारे सारे रिपोर्टर्स, ब्यूरो कोऑर्डिनेटर्स बने हुए हैं सारे शहरों में, और हम आप तक पहुंचा रहे थे अभी तक कैंपेन की खबरें, इलेक्शन की खबरें। तो आज आप देखेंगे हमारे इस प्रोग्राम में सारी अपडेटेड इंफॉर्मेशन रिजल्ट्स के ताल्लुक से। आज हमारे साथ स्टूडियोज में हमारे साथ है, सबसे पहले मेरे साथ हमारे बहुत अजीज दोस्त अहमद राहिल पाशा साहब, प्रोड्यूसर, हम आपका खैर मकदम करते हैं हमारे स्टूडियोज में आज, और सज्जादुल हसनैन साहब, मीडिया एक्सपर्ट। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू आवर स्टूडियोज। थैंक यू वेरी मच। एंड माशाल्लाह काफ़ी आप लोग इससे पहले भी इलेक्शन के मुताबिक काफ़ी गुफ्तगू करते हुए आए हैं, एंड स्पेशली जनाब सज्जाद साहब नुक्ते नज़र में लेके चल रहे हैं सारी अपडेट्स को। तो आज जबकि रिजल्ट्स आना शुरू हो गए हैं और काफ़ी तेज़ी से जो है आ रहे हैं रिजल्ट्स, और सारी अवाम सारी रियासतों में इंतज़ार कर रही है कि कौन बनेगा चीफ मिनिस्टर, जो एक हमारा स्लोगन भी चल रहा था सारी शोज में। तो सबसे पहले थोड़ी सी जो है पीछे जाते हैं कि किस तरीके से कैंपेन शुरू हुआ है, और कांग्रेस, सारी समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज, तो उत्तर प्रदेश की बात करते हैं हम लोग। तो स्पेशली आप उत्तर प्रदेश से आपका ताल्लुक है, हमारे अहमद राहिल पाशा साहब, तो आप बताएं कि वहां पे जो है जो बहुजन समाज पार्टी जो पावर में थी उसको हटा के अब जो लीड कर रही है समाजवादी पार्टी मुलायम सिंह यादव साहब की, तो इस ताल्लुक से आप बताएं, और कांग्रेस का भी क्या मौक़िफ़ है, बीजेपी एंड ऑल, तो आप कुछ बताएं हमारे नाज़रीन को। जी अतर साहब, आपने जो सवाल पूछा है बहुत अच्छा सवाल पूछा है कि जो कैंपेन जो इनका चल रहा था, और पिछले 2 महीने से खुद हम मुंसिफ टीवी पर हम लोग प्रोग्राम कर रहे थे इलेक्शन के हवाले से, जो न्यूज़ दे रहे थे। आज जो है रिजल्ट का दिन है। आपने देखा कि जो रुझान आ रहे हैं, कुछ जगह पे रिजल्ट भी आए, कुछ जगह पे रुझानात आ रहे हैं, वो ये हैं कि समाजवादी पार्टी वो उभर कर सामने आ रही है, और बीएसपी जो अभी जिसकी हुकूमत थी उत्तर प्रदेश में वो नंबर 2 पे है, और बीजेपी नंबर 3 पर, और कांग्रेस जो है वो नंबर 4 पर है। तो लोग जो है वो इसलिए चेंज करना चाह रहे हैं सरकार को, क्योंकि वो उससे खुश नहीं है। अगर हम बीएसपी की बात करें, मायावती जी की, तो उनसे आवाम इसलिए खफा है कि उन्होंने तकरीबन 685 करोड़ रुपए जो है वो पार्क्स और हाथी के मुजस्समों को बनवाने में लगवाए। अगर यही रुपया अगर आवाम के फलाह और बहबूद के काम के लिए लगाए होते, जैसे मैंने इससे पहले भी कहा, स्कूल्स, रोड्स और ये बिजली, पानी, रोजगार वगैरह अगर फराहम करते आवाम को, तो नो डाउट आवाम इस बार फिर उनको पब्लिक जो है वोट देती और सपोर्ट करती। लेकिन उसने बीएसपी को इतना सपोर्ट नहीं किया जितना समाजवादी पार्टी को सपोर्ट किया, और मुलायम सिंह और उनके बेटे अखिलेश सिंह यादव वो उभर कर सामने आए हैं। जी, तो सज्जा साहब आपका क्या ख्याल है, जैसे कि हमारे राहिल साहब बता रहे हैं कि जो बहुजन समाज पार्टी जो पावर में पिछले 2007 से अभी तक रही है, तो उनका कोई अच्छा जो है परफॉर्मेंस नहीं रहा, और वो जो स्पेंड किए हैं पैसे वो अपनी प्रमोशन के लिए ज्यादा किए हैं बनिस्बत इस पे इसके कि वो आवाम के लिए कुछ ज्यादा करती, वैसे की हैं बहुत सारी चीजें उन्होंने अपने टेन्योर में कंप्लीट की है। तो आप जो है बताएं अपने क्या ख्यालात है। देखिए, जो रिजल्ट है अभी जो हम देख रहे हैं वो काफ़ी हैरत अंगेज है, क्योंकि यहाँ पे बीएसपी सेकंड पोजीशन में है। वरना देखा तो ये जा रहा था बीएसपी के कामों को लेके या बीएसपी के ताल्लुक से लोगों के जो इजहार ख्याल था लोगों का, और जो बीएसपी का यूपी की डेवलपमेंट का काम नहीं करना और आम आदमी का जो है बीएसपी के साथ शिकायत करना, इन सारी चीज़ों को लेके ऐसा लगने लगा था कि बीएसपी का सफाया हो जाएगा।
लेकिन अभी जो हमारे पास रिजल्ट्स आ रहे हैं उसमें बीएसपी सेकंड पोजीशन पे आ रही है। पहली पोजीशन हैरत अंगेज तौर पे पहली पोजीशन एसपी को मिली है, समाजवादी पार्टी को। सज्जद साहब, सॉरी टू इंटरप्ट यू, नाजरीन के लिए एक छोटी सी अपडेट देते हैं। जो लीड चल रही है उत्तर प्रदेश में वो है एसपी समाजवादी पार्टी 165 सीट्स, बीएसपी बहुजन समाज पार्टी 97 सीट से लीड कर रही है, एंड बीजेपी 62, कांग्रेस 40 एंड जो अदर्स है वो 17 है। तो ये पोजीशन है अभी प्रेजेंटली इस वक्त। तो देखते हैं आगे क्या होता है। तो चलिए आप कंटिन्यू तो करें। यही मैं कह रहा था कि ये जो रिजल्ट आपने अभी जो बताए हैं कितने हैरत अंगेज हैं। देखिए सिचुएशन ऐसी हो गई थी कि सब जगह कांग्रेस ही कांग्रेस नजर आ रही थी। राहुल ने गुज़िश्ता 2 साल से वहां पे इतना जबरदस्त कैंपेन किया था, इतनी जबरदस्त मेहनत की थी, उसके बावजूद कांग्रेस थर्ड पोजीशन पे आ गई है, फोर्थ बल्कि फोर्थ पे। देखिए बीजेपी का तो कोई नामो निशान नहीं था, लेकिन बीजेपी ने भी अपना अच्छा असर दिखाया है। एसपी हैरत अंगेज तौर पे जब इंतखाबात का जब कैंपेन शुरू हुई थी, इंतखाबात का मरहला जब शुरू हुआ था, जब अनाउंसमेंट हुआ था इलेक्शंस का और इंतखाबी मुहिम का जब एक तरह से सरगर्मियां शुरू हो गई थी, तो उस वक्त सिवाय कांग्रेस की कोई भी जमात, कोई भी चेहरा आगे नहीं दिख रहा था। बीएसपी को लोग मलामत कर रहे थे कि बीएसपी ने सारा पैसा मुजस्सिमों में लगा दिया है, सारा पैसा गवर्नमेंट का पैसा मुजस्सिमों पे लगाया गया है और डेवलपमेंट की तरफ कुछ भी उन्होंने नजर नहीं, सरफ नजर नहीं किया या नजर नहीं की तरक्की की जानिब। तो ये शिकायत आ रही थी। लेकिन जहां तक मेरा ख्याल है जो सेकंड पोजीशन आई है बीएसपी को, वो दलित वोट की वजह से है, जो उनका बैंक है, वहां पे वोट बैंक है। और एसपी ने जो पहली पोजीशन हासिल की है वो अखिलेश यादव की, समाजवादी पार्टी के मुलायम सिंह यादव के साथ साथ उनके फर्जंद अखिलेश यादव ने भी बड़ी मेहनत की है। कहा जा रहा है कि उन्होंने बहुत खामोशी से ग्राउंड लेवल पर काम किया है। कांग्रेस ने सिर्फ कांग्रेस का दिखता रहा चारों तरफ, मीडिया में हर जगह राहुल गांधी फोकस रहे, प्रियंका गांधी फोकस रही, सोनिया गांधी फोकस रही। लेकिन चूंकि ये अखिलेश यादव या एसपी इलाकाई जमात है, मुकामी जमात है, तो वो बखूबी जानती थी कि यूपी के हालात क्या हैं, यूपी के लोगों की क्या मसाइल हैं, यूपी के लोगों को कैसे अपनी जानिब राग़िब किया जा सकता है। सज्जद साहब, जो है कुछ हमारे सोर्सेज से कुछ फुटेज आई हुई है काउंटिंग प्रिपरेशन के ताल्लुक से। तो चलिए दोस्तों देखते हैं जो है जिस तरीके से काउंटिंग होती है उसका जो है कुछ फुटेज देखते रहेंगे। इन द मीन टाइम, जैसे कि आप बता रहे थे कि जो कांग्रेस का जो एक्शन था इस इलेक्शन में, स्पेशली राहुल गांधी जो अपना लॉन्च पैड जो है यूपी को बना के काफी मेहनत की है, लेकिन इस शहर में मतलब यूपी में जो 2 पार्टीज जो मेजर पार्टीज है, बीजेपी एंड बीएसपी जो पार्टीज है, तो मैं समझता हूं मेजर कंपटीशन इन्हीं लोगों में था। तो एंटी इनकम्बेंसी जो है काफी बनी हुई थी। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए एंटी इनकम्बेंसी सबसे बड़ा तो यही फैक्टर है वहां पे जो काम आया कि लोग हुकूमत से बेजार थे। यूपी में ये कहा जा रहा था कि चेंज की बात की जा रही है, लोग चेंज की बात कर रहे हैं, ये कहा जा रहा था। लेकिन अब यहाँ यकीनन लोगों ने चेंज किया है, लेकिन लोगों ने अपने ही इलाके की जमात को, देखिए बीजेपी मरकजी जमात है, नेशनल पार्टी है, कांग्रेस नेशनल पार्टी है, लेकिन रीजनल पार्टी को वहां पे तरजीह दी गई। ये एक अहम बात है। रीजनलिज्म का फैक्टर यहाँ पे काम कर गया, ऐसा महसूस होता है। हम आगे जरूर बात करेंगे कि मुस्लिम वोट्स जो है मेजर रोल प्ले किए हैं इस इलेक्शंस एंड इस रिजल्ट्स में। तो अब चूंकि अब ये फुटेज हमारी चल रही है जो है काउंटिंग प्रिपरेशन के ताल्लुक से, तो जो प्रीवियसली जो पहले इलेक्शन का प्रोसीजर था मैनुअल काउंटिंग वगैरह, तो चूंकि अब टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है, सारी चीजें इलेक्ट्रॉनिकली हो रही हैं और काउंटिंग भी, तो माशाल्लाह काफी तेजी से रिजल्ट्स आ रहे हैं। काफी अच्छा जो है इक़दाम जो है हुकूमत अडॉप्ट कर रही है, जिससे मैं समझता हूं वो जो मैनिपुलेशंस या जो डाउट्स होते थे लोगों को मैनुअल काउंटिंग में, जो करप्शन वगैरह का, वो काफी हद तक जो है इससे कम हो जाएगा। बिल्कुल। तो क्या ख्याल है आपका, जो वोटर आईडीज है जो इलेक्ट्रॉनिकली रिलेटेड है, तो मैं समझता हूं दूसरे मुल्कों की तरह हमारे पास भी इंशाल्लाह बहुत सून जो है वो ऑनलाइन वोटिंग का सिस्टम भी आ जाएगा जो इंटरनेट पे। बिल्कुल बिल्कुल, ये भी मुमकिन है। देखिए एक जमाना था, आपको याद होगा अख्तर साहब के इलेक्शन के दूसरे तीसरे दिन तक भी गिनती जारी रहती थी, रात भर दिन भर। अब ऐसा नहीं है, अब पूरे रिजल्ट हमारे सामने हैं और इंशाल्लाह 4-5 बजे तक पूरी वाज़ेह तस्वीर हमारे सामने आ जाएगी कि कौन जीता कौन हारा। चलिए, मुस्लिम्स, माइनॉरिटीज, दलित
स्पेशली हम मुसलमानों की बात करते हैं यूपी में, तो आप क्या समझते हैं, क्या पोजीशन है? क्योंकि लास्ट इलेक्शन में मैं समझता हूं जो है जो मुस्लिम वोट्स थे वो बहुजन समाज पार्टी को जो है काफी सपोर्ट किए थे, लेकिन इस बार जो है मुलायम सिंह यादव साहब की पार्टी को जो है सारे मुस्लिम वोट्स मिल रहे हैं। ऐसी जो है इंफॉर्मेशन हमारी सोर्सेज से आ रही है कि सारा सपोर्ट जो है बहुजन समाज पार्टी समाजवादी पार्टी को मिल रहा है। तो आपका क्या जो है इसके बारे में ख्याल है? देखिए 2007 में जो बीएसपी की सरकार बनी थी, मायावती जी जो है हुकूमत उन्होंने बनाई थी, उस वक्त समाजवादी पार्टी को सिर्फ 97 सीट्स मिली थी। 97 सीट्स का मतलब तकरीबन 24%। 97 जी जी 27 तो जी उन्होंने उस वक्त, हालांकि हर पार्टी जो है हमेशा से मुस्लिम वोट को मुस्लिम वोट हासिल के ऊपर हासिल करना चाहती, चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, बीएसपी हो, समाजवादी पार्टी हो। 2007 में जो मायावती जी की सरकार बनी थी तो उन्होंने क्या किया था, दलित और खास करके मुस्लिम, उन्होंने जो टिकट दिए थे मुस्लिम्स को और दलित को, उसकी वजह से वो हुकूमत बना पाई थी। अभी क्या हुआ कि अवाम उनसे बेजार हो गई। उन्होंने जो हालांकि काम किया लेकिन उतना ज्यादा काम नहीं कर पाए जिसके लिए उन्होंने शपथ भी ली थी, अवाम से वादे भी किए थे और अवाम को उसका इंतजार भी था कि कम से कम हमारी जो चीफ मिनिस्टर नई आ रही हैं जो जिन्होंने वादे किए तो कुछ ना कुछ हम लोगों के लिए होगा, लेकिन ऐसा नहीं कर पाए। मुलायम सिंह को मौका मिला, मुलायम सिंह ने मुस्लिम वोट हासिल किए। अभी जो आपके पास रिजल्ट जो आपको बता रहे हैं कि तकरीबन 164 सीट पर वो जो है आगे चल रहा है। 66 हो गई हैं, 166 सीट पर वो आगे चल रहे हैं। अभी डिक्लेयर नहीं है, डिक्लेयर कितनी होती, लेकिन ये तो है कि एसपी जो है इस बार यूपी में उभर कर सामने आ रही, सबसे बड़ी पार्टी जो है वो एसपी उभर कर सामने आ रही है। राय साहब चलिए देखते हैं कुछ रिएक्शंस हमारे पास आई हुई हैं, तो कांग्रेस से की क्या रिएक्शन है, चलिए कांग्रेस पार्टी की जी। We are a political party, a very stable national party. The people's verdict is final. We are still very hopeful that we will not do as badly as you have been showing. The showing will be quite satisfactory. But let us wait till 12 o'clock. No, I think we should be close to 100. This is what our estimates are. And worst come to worst, we should be close to 100. But let us see. After all, finally, the verdict of the... नहीं, एंजाइटी तो नहीं, उत्कंठा है कि अब परिणाम आ रहे हैं, तो जिस भी प्रकार के परिणाम आए, परिणाम को देखने के पश्चात भविष्य की क्या रणनीति पार्टी की बननी चाहिए, इस संबंध में विचार किया जाए। कांग्रेस की सरकार बनेगी, मुझे पूरा भरोसा है और उत्तराखंड के लोगों का आशीर्वाद कांग्रेस के साथ गया है और लोगों ने सोनिया जी की अपील पर कांग्रेस को सत्ता सौंपी। जी ने कहा है कि हम 5 राज्यों में या तो सरकार बनाएंगे और उत्तर प्रदेश में भी हम बहुत अच्छी संभावना में दिखाई देंगे। जहां से हमने स्टार्ट किया है और जहां जिस संख्या तक हम पहुंचेंगे वो हमारे अंदर एक नया जोश भरने के लिए पर्याप्त। मुस्लिम वोट की जो बात और कांग्रेस के सामने उत्तर प्रदेश में भी बहुत अच्छी संभावना है। मुझसे पूछे भी इस पर डिस्कशन चलेगा। तो दोस्तों हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश इलेक्शन रिजल्ट्स की। राहिल साहब, जहां पे मुस्लिम वोट्स की बात हो रही है, तो जो परसेंटेज बहुजन समाज पार्टी जो है ऑफर कर रही थी और समाजवादी पार्टी बड़ी स्ट्रांग जो है ऑफर यानी प्रपोज की है कि अगर सेंटर डिसीजन लेने में देर करती है तो स्टेट में वो लोग इंप्लीमेंट कर देंगे। तो ये परसेंटेज के ताल्लुक से आप कुछ बताएं। देखिए, ये जो जो बात आप कर रहे हैं परसेंटेज की, तो अखिलेश सिंह यादव ने ये कहा था कि हम जो हैं सरकार बनाएंगे और हम हो सकता है कांग्रेस के साथ हाथ मिलाएं। ये पहले की बात है। ये सेकंड फेज और फर्स्ट फेज जब वोटिंग हो रही थी उस वक्त उन्होंने कहा था, तो उस पर कांग्रेस ने डिनाई किया था कि हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं। हालांकि जो नेता लोग जो हैं, आपको मालूम है कि वक्तन फौक्तन जो है अपने बयानात बदलते रहते हैं, क्योंकि हर पार्टी यही समझ रही थी कि वो जो है सरकार बनाने के लिए जा रही। इवन एग्जिट पोल के जो रिजल्ट आए थे उस पर भी लोगों ने यही कहा था
कि हम इस पर रिलाई नहीं कर सकते जब तक हमारे रिजल्ट नहीं आते हैं 6 तारीख को, 6 मार्च को। रिजल्ट अभी जो आ रहे हैं, कुछ जगह रिजल्ट आए, कुछ जगह जो मतलब कांग्रेस आगे चल रही है, कहीं पे बीजेपी आगे चल रही है, कहीं पे बीएसपी चल रही है आगे। तो उन रुझानात को देखकर हम ये कह सकते हैं कि एसपी जो है यूपी में सबसे ज्यादा वोट लेकर और सीट लेकर आ रही है। जी, तो सॉरी, आप कुछ बताना तो जो आप उसकी बात कर रहे थे, इससे पहले आपने भी सवाल पूछा था मुस्लिम वोट। तो मुस्लिम वोट को देखिए, चाहे वो कांग्रेस कोई सी भी पार्टी हो, मुस्लिम को लेकर सिर्फ मुस्लिम को वोट बैंक समझती है। समाजवादी पार्टी ने जब मुस्लिम को इस्तेमाल किया तो अपनी सरकार बनाई, बीएसपी ने जब मुस्लिम को 2007 में इस्तेमाल किया तो अपनी सरकार बनाई। मुलायम सिंह यादव ने अभी ये कहा है कुछ दिन पहले कि हमारी अगर सरकार बनती तो हम मुस्लिम को 17%, 17% वो जो है स्टेट में रिजर्वेशन देंगे 17% का। सलमान खुर्शीद ने वहीं पे कहा है कि हम 4.5% नहीं बल्कि 9% देंगे। हुकूमत ने जो डिक्लेयर किया है 4.5% का, तो सलमान खुर्शीद साहब ने ये कहा कि हम 9% देंगे। बेनी प्रसाद साहब ने यह कहा कि हाँ, जो सलमान खुर्शीद ने कहा वो हमारे इलेक्शन मैनिफेस्टो में शामिल है, हम जो है 9% देंगे, जिसके ऊपर इतना ज्यादा बवाल मचा था। लेकिन इलेक्शन कमीशन कुरैशी साहब ने इसको बहुत अच्छे से सुलझाया, हर चीज को वो उन्होंने कूल डाउन किया और अल्हम्दुलिल्लाह आज जो है रिजल्ट आपके सामने है, वो चीज वहीं पे खत्म हो गई। लेकिन कुछ भी हो, मुसलमान ने जहां पे भी किसी भी पार्टी ने मुसलमान को लेकर अगर उस पर अपना एतमाद जताया है तो मुसलमान ने उस पार्टी को भी जिताया है और उसके रिजल्ट आपके सामने है। चलिए सज्जा साहब, आप जो है क्या समझते हैं, जो रिजर्वेशन माइनॉरिटीज के लिए बहुजन समाज पार्टी ऑफर की थी और कांग्रेस की जैसा इस बार करे थे, लेकिन वो 4th पोजीशन पे चल रहे हैं, और समाजवादी पार्टी की जो स्ट्रॉन्ग जो है इंटेंशंस है कि माइनॉरिटीज को के लिए बहुत कुछ करना चाहिए, 17% अगर वो सेंटर इंप्लीमेंट नहीं करती तो वो स्टेट में 17% ऑफर करेंगे। तो आप क्या समझते हैं इस ताल्लुक से, मुस्लिम वोट्स कितने इंपॉर्टेंट हैं और ये रिजर्वेशंस हर स्टेट में, स्पेशली जब यूपी की बात करें तो यहाँ पे कितने इंपॉर्टेंट हैं? देखिए, एक सबसे बड़ी बात तो ये है कि मुसलमानों ने हर जमाने में समाजवादी पार्टी का पे भरोसा किया है। सन 1992 से लेकर आज तक जब हम हिस्ट्री देखते हैं यूपी की, खासकर यूपी की सियासत को हम जब देखते हैं तो हमको यही लगता है कि यूपी में बीजेपी के बाद, बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद जो सिचुएशन पैदा हो गई थी, जिस तरह के संगीन हालात हो गए थे, तो उस जमाने में मुसलमान ने मुत्तहिद होकर समाजवादी पार्टी को वोट दिया था। फिर उसके बाद समाजवादी पार्टी के ताल्लुक से ये कहा जा रहा था कि उसने कुछ नहीं किया है। यकीनन उन्होंने वादे बहुत किए, यकीनन उन्होंने मुसलमानों की साथ हमदर्दी जताई, यकीनन उन्होंने बहुत सारे काम भी किए, लेकिन ओवरऑल वहाँ पे सिचुएशन ऐसी हो गई थी कि लोगों को लगने लगा था कि एसपी कुछ कर नहीं रही है रियासत के लिए, स्टेट के डेवलपमेंट के लिए। तो फिर एक दूसरी बात वहाँ पे उस जमाने में ये आ गई थी कि बीएसपी उभर के सामने आई थी और मायावती के साथ जो पछड़े तबकात हैं उनकी सारी हमदर्दियां मायावती के साथ हो गई थी। तो जब देखिए वहाँ पे जो अक्सरियत हमको देखने में आती है वो पछड़े तबकात की है, तो पछड़े तबकात ने जब मुत्तहिद होकर बीएसपी को वोट दिया तो फिर मायावती थम्बिंग मेजॉरिटी के साथ इक़्तिदार में आई। तो इन 5 सालों में मायावती ने भी कुछ नहीं किया, जैसे कि उनसे तवक्को की जा रही थी कि वो करेंगी। वहाँ बुनियादी मसाइल जैसा कि हम देखते आ रहे हैं कि पानी का बहुत बड़ा मसला है, सफाई का बहुत बड़ा मसला है, बिजली का बहुत बड़ा मसला है और टूटी सड़कों का बहुत बड़ा मसला है वहाँ पे। तो ये जो मसाइल हैं, बिजली की कमी की वजह से वहाँ पे जो इंडस्ट्रीज मर रही हैं, जो बेरोजगारी पैदा हो रही है, तो इस सिलसिले में बीएसपी ने कुछ नहीं किया। तो उसके बाद फिर जब इलेक्शन आया तो फिर लोगों में एक उम्मीद की किरण या फिर लोगों में एक चेंज की, मतलब लोगों ने कहा कि इस पार्टी ने कुछ नहीं किया, हम अगली पार्टी को मौका देते हैं। तो उस अगली पार्टी का जब नंबर आया तो मुसलमानों के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन के आ गया था, क्योंकि उसके सामने 2 जमातें थी, एक कांग्रेस और एक एसपी। लेकिन कांग्रेस, जहां तक मेरा ख्याल है, यहां अगर कांग्रेस को नुकसान पहुंचा है तो पहली बात तो ये कि कांग्रेस की यूपी में कोई लोकल लेवल पे कोई ऐसी क़यादत नहीं है जिसको हम बहुत ही जो है ताकतवर, असरअंदाज होने वाली क़यादत कह सकें। क्योंकि यूपी में जितना भी कैंपेन चलाया गया
कांग्रेस के जो बड़े लीडर थे, गांधी फैमिली जिसको हम कहते हैं, सोनिया गांधी ने, प्रियंका गांधी ने, खासकर राहुल गांधी ने वहाँ पे कैंपेन चलाया। लेकिन समाजवादी पार्टी ने बहुत ही लो लेवल पे, बहुत खामोशी से, रीजनल, चूंकि वो रीजनल पार्टी है और उनको बखूबी अंदाजा है कि कहाँ मुसलमानों के क्या मसाइल हैं, कहाँ दूसरों के क्या मसाइल हैं और यूपी के क्या मसाइल हैं। तो उन्होंने उन मसाइल को लेके धीरे धीरे उन्होंने अपना वोट बैंक बनाने की कोशिश की और मुसलमानों को अपनी जानिब राग़िब कराने में आखिरकार वो कामयाब हो गए। देखिए, रिजर्वेशन के मामले में ये उलझे रहे कांग्रेस के, जैसे कि सलमान खुर्शीद का बयान आया था और दीगर जो बयानात आते रहे, तो एक तरह से कांग्रेस उलझ के रह गई इन बयानात के चक्कर में और एसपी उसका फायदा उठा ले गई। और फिर जाहिर सी बात है कि यूपी में कहा जाता है, हर जमाने में कहा गया है कि मुसलमान का वोट फैसला कुन वोट होता है। मतलब है कि मुसलमान मुत्तहिद होकर जिसको वोट देंगे वो कैंडिडेट जीत के आएगा। तो यहाँ अब देखिए सिचुएशन, देखिए अब क्या सिचुएशन है। एसपी अव्वल नंबर पे है, बीएसपी दूसरे नंबर पे है। बीएसपी दूसरे नंबर पे क्यों है? बीएसपी दूसरे नंबर पे इसलिए है कि एक तो दलित वोट भी उसकी जानिब है और 80 मुसलमानों को उसने वोट दिया था, 83 तो वहां भी उसको वो भी काम कर गया, वो वोट भी जो टिकट उन्होंने दिया था बीएसपी ने, तो वो भी काम कर गया। और एसपी तो जाहिर सी बात है कि आम लोग चेंज चाहते थे, तो इस चेंज का फायदा एसपी को मिला है, सीधे यही कहा जा सकता है। लेटेस्ट जो पोजीशन है यूपी की वो है एसपी समाजवादी पार्टी 170 सीट्स एंड बीएसपी बहुजन समाज पार्टी 98 सीट्स, बीजेपी 58, कांग्रेस 53, अदर्स 18। अदर्स की बात करते हैं जहां पे पीस पार्टी ऑफ इंडिया जो एक बहुत अच्छे इंटेंशंस के साथ शुरू की गई है और काफी क्वालिफाइड जो है लोगों को वो टिकट देते हैं, जिसके फाउंडर खुद जो है डॉक्टर सर्जन है। तो आप क्या समझते हैं कि अभी जब गवर्नमेंट फॉर्मेशन का जब टाइम आएगा, जब ये सारे रिजल्ट्स डिक्लेयर हो जाएंगे, तो अदर्स में कितनी इंपॉर्टेंस होगी अदर्स की या नहीं होगी? आप लोग क्या समझते हैं? देखिए, अभी तो सिचुएशन जो देखने में आ रही है, अभी देखिए एसपी 164 सीटें, 170 सीट, तो 170 सीट वहां पे दरकार अक्सरियत क्या है? 202। अगर टोटल है 403, 403 तो 202 अगर सीट किसी भी जमात को मिल जाती है तो अपने लेवल पे वो हुकूमत बना सकती है, उसको थंबिंग मेजॉरिटी हम कह सकते हैं। तो अब 170 तो अभी आ गए हैं, तो अगर 200 लेने में नाकाम हो जाती है तो तब अदर्स की अहमियत बढ़ जाएगी। 200 लेने में अगर कामयाब हो जाती है एसपी तो उसको जरूरत नहीं पड़ेगी, 200 लेने में कामयाब हो जाती है 200 सीटें लेने में। अगर 200 से कम सीटें आती हैं, अगर 10 सीटें भी कम हो गई, 190 पे आके आंकड़ा इनका रुक गया, 170 पे आके रुक गया आंकड़ा, या फिर 195 पे भी आके अगर आंकड़ा इनका रुक जाता है, तो फिर अदर्स की अहमियत बढ़ जाती है, यकीनन बढ़ जाएगी। लेकिन अभी लग नहीं रहा है ऐसा, क्योंकि जो सिचुएशन है उसमें लग रहा है कि ये लोग धीरे धीरे अपने नंबर को, जो जादुई नंबर कहलाता है, उस नंबर को पार कर जाएंगे। मुझे नहीं लगता सज्जाद साहब, जो आपने बोला कि कोई भी पार्टी जो है वहाँ मेजोरिटी हासिल कर पाएगी, जैसे समाजवादी पार्टी है या बीएसपी। समाजवादी पार्टी हालांकि 170 सीट पर आगे चल रही, जो रुझानात आ रहे हैं, जो रिजल्ट आ रहा है 170 सीट्स पर आगे चल रही, लेकिन मुझे ये नहीं लगता कि समाजवादी पार्टी जो है मेजॉरिटी में आ पाएगी। 202 सीट्स जो है, जो कहते हैं वो ले पाएगी। इनको किसी ना किसी के साथ हाथ मिलाना पड़ेगा, आइदर कांग्रेस के साथ या फिर अदर्स को लेना पड़ेगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अदर्स के साथ वो जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस का ही मुझे लग रहा है, क्योंकि कांग्रेस के लीडर भी कहते चले आए हैं कि अगर कुछ ऐसा होगा रिजल्ट आने के बाद हम ये फैसला करेंगे। कुछ रिजल्ट्स आ गए हैं, जैसा उत्तर प्रदेश में एक सीट समाजवादी पार्टी की कंफर्म डिक्लेयर्ड हो गई है रिजल्ट, गोवा में एक, मणिपुर में एक, पंजाब एंड अकाली दल पंजाब में एक सीट। तो अभी जो कंफर्म्ड रिजल्ट्स, लीड तो चल रही है, सारे नंबर्स हमारे साथ में है, तो जैसे जैसे रिजल्ट्स अपडेट्स होते जाएंगे नाजरीन हम आपको बताते जाएंगे, बने रहिए हमारे साथ। तो सज्जाद साहब, हम बात कर रहे थे मुस्लिम वोट्स एंड रिजर्वेशंस के बाद, जब अवाम जब ये डिसाइड करती है कि भाई किस पार्टी को जो है सपोर्ट करे, जैसे पहले ये बीएसपी से पहले एसपी वाज इन पावर, राइट, के मुलायम सिंह यादव साहब की, तो फिर काफी गुंडागर्दी एंड काफी जो है उनके भी ताल्लुक से काफी चीजें हुई, जिसकी वजह से वो लूज किए हैं लास्ट इलेक्शंस, विच वाज इन 2007। सो फिर अब
आफ्टर मायावती जी की पार्टी जब ये फेल हो गई है परफॉर्मेंस में, तो अभी फिर से समाजवादी पार्टी को मौका दे रही है। तो मैं समझता हूं ये अवाम बार बार जो है भरोसा करती है कि ये जो पार्टीज है जो क्लेम करते हैं कि भाई कुछ अच्छा करेंगे उनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स के लिए, यानी जो लोग वहां पे रह रहे हैं, तो इन लोगों की क्या जिम्मेदारी है कि भाई जहां तक हम देख रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी की जो परफॉर्मेंस सही नहीं थी, तो ठीक है समाजवादी पार्टी को ला रहे हैं, समाजवादी पार्टी श्योर कर रही है सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स को, सारे सिटीजन्स को कि भाई नहीं, हम जो गलतियां किए हैं अब हम उसको करेक्ट करते हैं, आगे बेहतर तरीके से परफॉर्म करेंगे। तो आप लोग क्या समझते हैं कि भाई आवाम की कितनी जिम्मेदारी है और ये नेताओं की, लीडर्स की भी क्या जिम्मेदारी है, ताकि वो जब उनको अपॉर्चुनिटी मिले तो जो है बेहतर से बेहतर परफॉर्म करें, ताकि नेक्स्ट इलेक्शन में भी नॉट बिकॉज ऑफ कि भाई कैंपेन चलाएं, झूठे सच्चे वादे करें, बल्कि परफॉर्मेंस लेवल पे वो फिर से जो है पावर में आए। बिल्कुल। तो जी, मैं वो आपकी बात का जवाब इस तरह से देता हूं कि देखिए, अगर हम जो है नेशनल पार्टी की बात करें तो कांग्रेस इज द नेशनल पार्टी, ठीक है। उसके बाद जो है वो समाजवादी पार्टी या बीएसपी वो रीजनल पार्टी है, और बीजेपी जो है वो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी मुखालिफ पार्टी है। कांग्रेस का आपने रिजल्ट देख लिया कि अवाम को ज्यादा बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। अवाम को ज्यादा हम बेवकूफ नहीं बना सकते, या अवाम से हम ज्यादा वादे नहीं कर सकते। अगर हम वादे कर रहे हैं तो हमें कहीं ना कहीं उनको पूरा करना होगा। राज साहब, एक रिएक्शन आया है हमारी सोर्सेज से बीजेपी का, तो चलिए देखते हैं। बातचीत का सिलसिला भी चलता रहेगा, तो चलिए देखते हैं। जनता पार्टी को अपना समर्थन दिया है, उन्होंने अपना मत दिया है, और ये तो शुरुआती नतीजे हैं। आगे आगे और तेजी से भारतीय जनता पार्टी की हर जगह आपको बढ़त दिखाई देगी। जी सज्जाद साहब, तो आप बताएं कि जब ये इलेक्शन में, अच्छा, एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट सेइंग है कि ए बैलेट इज मोर पावरफुल देन ए बुलेट। सो जो बैलेट का पावर है वो एक आम सिटीजन को इतना नहीं होता है। मैं समझता हूं वो सिर्फ कई ऐसी वजूहात पे डिसाइड करता है वोटर। या तो हमारे मुल्क में एक बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है कि जो है ये कम्युनलिज्म जो है, रिलीजन को फोकस करके लोगों को जो है उस किसी अदर देन खिदमत के, यानी खिदमत करने का या उनका प्रीवियस प्रोफाइल है कि जहां पे वो लोग सर्व किए हैं कम्युनिटी को, उस बेस पे वोट लेने के बजाय काफी लीडर्स को ये देखा गया है कि भाई मजहब के नाम पे वोट लेना चाहते हैं। जबकि आप देखिए ग्रास रूट लेवल पे जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं उनकी जो प्रॉब्लम्स होती है वो किसी चीज से रिलेट नहीं होती है। जो जैसे कि जॉब हो गई, डेवलपमेंट हो गया, जैसे रोड्स आप बता रहे थे, सारी चीजें। तो अब ये पावर समाजवादी पार्टी को फिर देने जा रहे हैं, यानी काफी अच्छा जो है उनका पोजीशन है एट दिस पॉइंट। तो आप क्या समझते हैं कि वोटर और जो है लीडर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में आप बताएं। देखिए, जैसा कि आपने कहा, यकीनन बुलेट से ज्यादा ताकतवर है बैलेट, ये हकीकत है। लेकिन यहाँ जैसा कि आपने कहा कि जज्बात की बुनियाद पे, मजहबी जज्बात की बुनियाद पे आवाम को उल्लू बनाया जाता है, ये कहा जा सकता है, हम कह सकते हैं आम जुबान में कि आवाम को जो बेवकूफ़ बनाया जा सकता है। लेकिन अब दौर बदल चुका है। देखिए, ये सन 2000 से पहले की बात है। सन 2000 के बाद धीरे धीरे बेदारी आई है, और ये जो इलेक्शन है, अभी जो हमारे पास आंकड़े आ रहे हैं, अभी जो रिजल्ट है, उससे ये बात साबित हो जाती है कि लोगों ने किसी भी, जैसे कि जज्बात का अगर फैक्टर होता, अगर मस्जिद मंदिर का झगड़ा होता या फिर मजहबी जज्बात का मामला होता, तो शायद आज बीजेपी का पलड़ा वहां पे भारी होता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। पहली बार ये देखने में आया। देखिए, अगर जज्बात की बात आप कह रहे हैं या फिर कोई करिश्माती शख्सियत की बात अगर आप कह रहे हैं, तो राहुल और प्रियंका और सोनिया गांधी ने जितनी मेहनत की है, तो शख्सियत के नाम पे अगर वोट मिलना होता तो कांग्रेस को मिल गया होता, लेकिन वो भी नहीं हुआ। वैसे काफी खिदमत है गांधी फैमिली की। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन लोग आए, ऐसा नहीं है कि लोग सुनने के लिए नहीं आए। सोनिया गांधी को सुनने के लिए भी आए, प्रियंका को सुनने के लिए भी आए, राहुल को सुनने के लिए भी आए, और वहां जलसों में बड़ी भीड़ देखी गई। लेकिन उस भीड़ ने सिर्फ फैसला करना था, उसने देखना था कि ये क्या कह रहे हैं, उसने ये जानना था कि इनका कितना संजीदा हैं लोग। तो बहरहाल भीड़ ने अपना काम कर दिखाया। तो यहाँ यकीनन हम ये कह सकते हैं कि अब आवाम में बेदारी आ रही है। अब आवाम अगर वोट दे रहे हैं
तो वो तरक्की के लिए और उनके अपने जो बुनियादी मसाइल हैं उन मसाइल के हल के लिए वोट दे रहे हैं। अभी देखिए एसपी को क्यों हटाया गया, इसलिए हटाया गया कि उन्होंने उनके मसाइल को हल नहीं किया था। देखिए आम आदमी, जैसा कि हमने देखा कि गुज़िश्ता 2 महीनों के दौरान हमारे नुमाइंदे जब जाते, गांव-गांव जाते, जब शहरों में जाते, जब वहाँ पे लोगों से बात होती तो लोगों का एक ही बात थी। चाहे हमने बनारस में देखा, हमने अलीगढ़ में देखा, हमने कानपुर में देखा, हमने लखनऊ में देखा, हमने हर शहर में देखा, हत्ता कि अयोध्या में भी हमने देखा कि लोगों ने कहा कि नहीं, मसला मंदिर मस्जिद का नहीं है, मसला है बिजली का, मसला है पानी का, मसला है सड़कों का। उन्होंने कहा कि हमारे पास अच्छी सड़कें नहीं हैं, हमारे चलने के रास्ते नाहमवार हैं, जिससे हमें बड़ी दिक्कत हो रही है अपना सामान एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करने में। और उन्होंने कहा कि बिजली नहीं है, जिससे हमारी इंडस्ट्रीज धीरे धीरे खत्म हो रही है। देखिए यूपी तो सारी दुनिया जानती है कि इंडस्ट्रीज का एक बहुत बड़ा मरकज है, हब है यूपी। मुरादाबाद अगर आप ले लें, अगर आप अलीगढ़ ले लें, अगर आप बनारस ले लें, अगर आप फर्रुखाबाद ले लें, अगर आप ये सारे कितनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं वहाँ पे। ताले की इंडस्ट्री वहाँ है, साड़ियों का काम वहाँ पे होता है, चूड़ियों का काम वहाँ पे होता है, और तांबे पीतल का काम वहाँ पे होता है। मुरादाबाद तो सारी दुनिया में मशहूर है वहाँ के बर्तन। तो ये सारी जो है इंडस्ट्रीज थी और ये वहाँ का एक पहचान थी यूपी की। लेकिन आज बिजली की किल्लत की वजह से जो छोटी छोटी इंडस्ट्रीज थी, छोटी सनतें जिसको हम कहते हैं, वो मरने लगी थी। और आम आदमी यही कह रहा था कि मायावती ने इन इंडस्ट्रीज पे पैसा लगाने के बजाय अगर उन्होंने एक एक मुजस्सिमे में जितना पैसा लगाया है उतना पैसा अगर उन्होंने इन मरती इंडस्ट्रीज पे लगाया होता तो आज 10, 20, 30, 50, 100 आदमी बेरोजगार नहीं होते। तो यही बात लोगों ने कही और इसी बुनियाद पे लोगों ने वोट दिया है। अब देखिए एसपी आगे आ रही है, यकीनन एसपी कांग्रेस से हाथ मिला के या फिर किसी और जमात से या फिर बहरहाल जो भी होगा, जैसा भी होगा, शाम तक सारी तस्वीरें सामने आ जाएंगी। गुज़िश्ता 1 हफ्ते के अंदर हम देखेंगे कि क्या तस्वीर वाज़ेह हुई है। तो यही देखने में आया है, खासकर यूपी की मैं बात कर रहा हूँ, कि वहाँ पे चेंज का फैक्टर काम कर गया है। तरक्की के नाम पे ही लोगों ने वोट दिया है और जज्बात में आके लोगों ने वोट नहीं दिया। ये बात सामने आ रही है। यानी आवाम की उम्मीदें जो है वाबस्ता है, दे हैव लॉट ऑफ होप्स कि भाई इंशाल्लाह जो है समाजवादी पार्टी जो है कुछ बेहतर करेगी इस बार। तो जो कि वो खुद भी जो है क्लेम करते हैं कि हम जो है जो बीते हुए गलतियां हुई हैं उसको करेक्ट करके आगे बढ़ेंगे। अच्छा, जहां पे अवाम की बात हो रही है तो वहां पे फिर हम अन्ना हजारे जी की भी बात करते हैं कि जो वो चाहते हैं, यानी जिस तरीके से रिफॉर्म आना चाहिए हमारे सिस्टम में कि भाई आप एक बार इलेक्ट हो गए, देन इफ यू डोंट परफॉर्म थ्रू आउट द टेन्यूर, सो देयर शुड बी ए सिस्टम जहां पे जो है अगर कोई करप्ट है तो उसको रिप्लेस करें या तो फिर अपडेट करें या तो फिर जॉब देखें। जब हमारा परफॉर्मेंस अच्छा होगा तो कोई जॉब मिलेगी। तो ये भी जो है एक खिदमत की एक जॉब है जो अपनी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करके उनके मसाइल को हल करना या उनको बेहतर से बेहतर तरीके से जो है प्रेजेंट करना हाउस ऑफ असेंबली में एंड सारी सेंटर में। तो यहां पे जब अन्ना हजारे जी कैंपेन जी जो चला रहे हैं, उनका मूवमेंट चल रहा है, तो इस ताल्लुक से और इस इलेक्शन के ताल्लुक से अभी वो एक और सवाल भी उठाए हैं कि भाई इस इलेक्शन में कौन सी पार्टी जो है कितना खर्च की है वो पब्लिक के सामने लेके आए। अगर वो जो है काफी ऐसी चीजें जो है मैं समझता हूं विच इज राइट, आई थिंक पीपल हैव राइट टू नो व्हाट यू नो हैव बीन स्पेंट ऑन देयर इलेक्शन कैंपेन्स एंड देयर शुड बी सम लिमिट्स आल्सो। सो व्हाट डू यू थिंक, आप लोग का क्या ख्याल है? जैसे अन्ना हजारे साहब ने जो मुहिम अपनी छेड़ी थी तो हिंदुस्तान भर में एक समझ लीजिए 1947 के बाद एक तरीके से ये कहा जा रहा था उसके बाद इनकलाब आ गया हिंदुस्तान में। लेकिन वो जो भ्रष्टाचार की लड़ाई के नाम पर जो उन्होंने पब्लिक को इकट्ठा किया था और पब्लिक वाकई में लाखों की तादाद में आई भी थी, लेकिन फिर वो कहीं ना कहीं अपने मौजू से भटक गए। फिर वो करप्शन हटके अन्ना हजारे वर्सेस पार्टी हो गया। वो एक पर्टिकुलर पार्टी को दोष देने लगे, कांग्रेस पार्टी को के खिलाफ वो बोलने लगे। नहीं, बात इस ताल्लुक से नहीं हो रही कि वो किस पार्टी के खिलाफ जा रहे। बात देखिए उनका जो एजेंडा है, जी एजेंडा ये है कि भाई जो पॉलिटिकल, देखिए इतनी अनफॉर्चुनेट बात है एक हमारे सिस्टम में कि तो पहले तो कोई बेसिक क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है कि भाई आपको टिकट चाहिए तो यू नीड टू हैव ए क्लीन चिट, जी कि भाई क्लीन शीट होना चाहिए कि आपकी कोई जो है ना इश्यूज नहीं है इन द पास्ट। वो एक चीज नहीं है। प्लस जब आप पावर में आ जाते हैं तो सबसे जो मेजर शिफ्ट होती है उनके फाइनेंसेस में होती है
जो कि अगेन जो है होना तो ये चाहिए कि आप जो एरिया को रिप्रेजेंट करते हैं उसमें सुधार आए। अच्छा साहब, मैं उसी की बात पर, आपकी बात पर आ रहा हूं कि उन्होंने बहुत अच्छी बात छेड़ी थी, लेकिन फिर वो कांग्रेस वर्सेस अन्ना हजारे हो गया, उसके बाद बाबा रामदेव आए, फिर बाबा रामदेव वर्सेस कांग्रेस हो गया, तो वो क्या हम असल मुद्दे से हट गए। वरना अन्ना हजारे साहब ने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया था। उसके बाद ये था कि वो पब्लिक को ये चाहते थे कि पब्लिक आगे आए और जो वहाँ के जो नेता हैं उनके एरिया के, उनसे सवालत पूछे कि आपने हमारे लिए क्या किया, चाहे वो कांग्रेस पार्टी जो चाहे स्टेट में हो या सेंटर में हो। आवाम जब उनको सिलेक्ट करती है, उनका इंतखाब करती है, जब उनको इलेक्ट करती है, तो उसका राइट भी उनको पूरे इख्तियारात हैं कि उनसे पूछे अपने नेताओं से कि आपने हमारे लिए क्या किया। और जहां तक नेता की बात, उन्होंने बहुत अच्छे पॉइंट्स रखे थे, जो अपना उन्होंने मैनिफेस्टो तैयार किया था, उसमें बहुत अच्छे पॉइंट्स रखे थे, जिसमें एक आपने ये बोला कि कितने अखराजात हुए हैं, ठीक है, किस पार्टी ने कितना किया, जिसके अभी बीजेपी में डिमांड करी कि राहुल गांधी कहां कहां गए, वो सारा खर्चा जो है पब्लिक के सामने लाना चाहिए। तो राहुल गांधी का नहीं, मैं तो कहता हूं हर लीडर का लेके आना चाहिए। और कहीं ना कहीं ये होना चाहिए कि जो नेता जो इलेक्शन में खड़े होते हैं, उसके लिए उनको ये नहीं कि किसने कितने मर्डर किए तो उसको टिकट मिल जाए, वो नहीं, कुछ ना कुछ क्वालिफिकेशन होना चाहिए। जो जितना ज्यादा पढ़ा लिखा होगा वो आवाम की मतलब क्या बेसिक नीड को उतना समझ सकता है। नहीं, ओके, ठीक है, एजुकेशन प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल, आई एग्री, लेकिन एट द सेम टाइम कि आपकी खिदमत क्या है कम्युनिटी के लिए जहां पे है, या फिर आप कहीं पे सोशल सर्विस किए हैं, या आपका कोई जो है इंटरेस्ट है, जैसे कि कई जगह ऐसा देखा गया है कि उनकी फैमिली में कोई ऐसी चीज हुई, देन दे स्टार्टेड मेकिंग ए कैंपेन, कोई हॉस्पिटल बना रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं, बेहतर से बेहतर ऑर्गेनाइजेशंस बना रहे हैं, सोशल एक्टिविटीज, कल्चरल एक्टिविटीज। तो ऐसे लोग मैं समझता हूं जो बेहतर है बनिस्बत इसके कि भाई अचानक आप जो है पैसे वाले है आए और आप टिकट खरीदे और जो है पावर में आ गए, एंड फिर आपका कोई पता ही नहीं 5 साल तक, फिर एक बार मुलाकात हुई तो 5 साल आपसे मिलना ही इम्पॉसिबल हो गया। तो ये जो सिस्टम है, मैं समझता हूं इसको काफी हद तक एक चेंज की जरूरत है, या सिस्टम में लाने की जरूरत है। यहां पे या तो कोई एक ऐसा कमीशन बिठाया जाए जो सारे जो लोग जो पावर में हैं उनको फिर मॉनिटर किया जाए। somehow there should be a check and balance। आप क्या समझते हैं सज्जा साहब? हाँ बिल्कुल, देखिए सही सिचुएशन है कि ये जो सूरत हाल है, आप तो हमने एक वोट दे दिया, आप इक़्तिदार में आ गए, उसके बाद आप क्या करेंगे? गायब। उसके बाद आप पावर में हैं, हम मजबूर हैं, आवाम मजबूर हो गई, आवाम ने वोट दिया, आपको इक़्तिदार में लाया, लेकिन उसके बावजूद आवाम जो है आपके रहम करम पे है। ये सिचुएशन है। तो इस सिचुएशन को ख़त्म करने के लिए यकीनन एक कोई ना कोई एक रास्ता, नया रास्ता होना चाहिए। जैसा कि अभी हम देख रहे हैं कि लोकपाल बिल की मंजूरी की जो बात आ रही है, जो पार्लियामेंट में जो मंजूर हुआ है, उसमें यही है कि अकाउंटेबिलिटी, जिसको हम एहतिसाब की जब हम बात करेंगे, तो हर किसी के साथ हर किसी का हिसाब किताब होगा, चाहे वो वज़ीर आज़म ही क्यों ना हो। तो ये अन्ना हजारे की टीम यही कह रही है कि लोकपाल बिल, मजबूत लोकपाल बिल लाया जाए और हर एक का हिसाब किताब लिया जाए और हर एक के जो काम है उन कामों की निगरानी की जाए, और करप्शन के खात्मे के लिए ग्रास रूट जिसको हम कहते हैं, उसी बुनियाद से उसका काम हो, बुनियादी तौर पे करप्शन के खात्मे का काम हो। तो ये यकीनन एक बहुत बड़ा जो है एक हम कठिन मरहला है, हम ये कह सकते हैं, नामुमकिन नहीं है। इसको हम नामुमकिन तो नहीं कह सकते, लेकिन बहुत मुश्किलें आएंगी, बहुत वक्त लगेगा, बहुत बड़े पैमाने पे मुहिम की ज़रूरत है इसके लिए। देखिए अन्ना टीम आगे आई है, अभी बहुत सारे मामलात में उलझ के रह गई है टीम। अन्ना टीम को तो सिर्फ एक ही चीज़ पे फोकस करना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि आप कांग्रेस के खिलाफ जा रहे हो, ऐसा नहीं है कि आप किसी और पार्टी के खिलाफ जा रहे हो, यहाँ आपको सारी पार्टियों से बालातर होके काम करना होगा। और सारी अब क्या हो गया, अन्ना हजारे वर्सेस कांग्रेस, ये चक्कर आ गया है। सिर्फ कांग्रेस तो नहीं होना चाहिए, मतलब ये जब आप सारे लीडर्स की बात करें तो मैं समझता हूँ शुड बी फॉर एवरीवन। एक्चुअली ट्रांसपेरेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे मैं समझता हूँ कि अवाम का भी भरोसा बना रहेगा वो जिनको वोट दे रहे हैं। तो एक बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जिसपे हम डिस्कस करना बहुत जरूरी है, चूंकि कांग्रेस उत्तर प्रदेश में 4th पोजीशन पे है और उत्तराखंड में जो है लीड कर रही है। तो ये जो है क्या वजूहात हो सकती हैं, आप बताएं राज जी। पहले उत्तराखंड की बताऊं या जहां से चाहे शुरू करें?
तो अब जैसे आपने जो सवाल पूछा, हर कोई भी जानता था कल से पहले तक, मतलब आज से पहले तक, कि उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार बन सकती। वहां पर रीजन ये था कि खंडूरी साहब जो हैं खुद एक पढ़े लिखे हैं, मेजर जनरल रहे हैं, और वो कांग्रेस में जब बीजेपी की हुकूमत थी तो मिनिस्टर भी रहे थे। तो बीजेपी उनको लेकर आई उत्तराखंड में, उन्होंने नो डाउट काम किया, लेकिन 5-6 महीने में कोई नहीं कर सकता। तो लोगों का ये रुझान था कि उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार बनेगी, लेकिन वहां पे नहीं हुआ। कांग्रेस वहां पर लीड कर रही है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में देखिए सियासी जो घमासान हो रहा है वो 4 पार्टियों में रहा है जी। इस बार भी 4 पार्टियों में है, कांग्रेस, बीएसपी, बीजेपी और समाजवादी पार्टी। और समाजवादी पार्टी जो है उभर कर सामने आ रही है। बीएसपी की जो गिरावट हुई है, सज्जा साहब ने भी किया, आपने भी उस पॉइंट्स पे रोशनी डाली कि मायावती जी ने वो काम नहीं कर पाया जिसके लिए उन्होंने वादा किया था, जिसकी वजह से उन्होंने हुकूमत बनाई थी, वो लिमिटेड रह गई। वो करोड़ों रुपए के जो है अपनी बर्थडे पर हार पहना करती हैं, करोड़ों रुपए उन्होंने अपने मुजस्समे, कांशीराम के मुजस्समे, हाथियों के मुजस्समे बनाने में खर्च कर दिए, लेकिन आवाम के लिए नहीं खर्च किए। आवाम के लिए अगर खर्च करती तो ना तो कांग्रेस उनसे मतलब आगे रहती, ना जो है एसपी आगे रहती, ना बीजेपी का कहीं नाम होता। समाज बीएसपी को ही आवाम फिर से लेके आती, लेकिन कहीं ना कहीं उनके ये कहिए काम में, लाहे अमल में कमी रही। इसकी वजह से समाजवादी पार्टी आगे आई और वो अभी इस बार 2012 में हो सकता है कि किसी के साथ अपनी सरकार बनाए। बीजेपी की जहां तक बात है तो देखिए बीजेपी को भी नुकसान हुआ। बीजेपी का क्या कहना है कि कोई भी उनकी पार्टी में आए, कैसा भी हो, उसका वो वेलकम करते हैं। ये बाबू सिंह कुशवाहा जिन पर एलिगेशन लगाया था, जो मायावती की सरकार में थे, मायावती जी ने इनको हटा दिया था आखिरी 6 महीने में जी, अभी कुछ टाइम पहले। इनको क्या बीजेपी ने ले लिया कि हम अपनी पार्टी में शामिल करते हैं और ये हमारी पार्टी को ऊपर उठाएंगे। लेकिन रिजल्ट क्या हुआ कि कल राजनाथ सिंह ने भी कहा कि उनके आने से बीजेपी को कुछ फायदा नहीं हुआ बल्कि नुकसान हुआ। तो आप ऐसे नेताओं को, ऐसे रहनुमाओं को क्यों पार्टी में शामिल करते हैं जिसको पब्लिक नहीं चाहती हो, जिसको आवाम नहीं चाहती हो? क्योंकि अब आवाम जो है वो बेवकूफ नहीं है। अभी इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि मोर देन 60% वोटिंग हुई है। जो हमारे 403 सीटें हैं, 3 सीटें हैं, उस पर मोर देन 60, कहीं पे 59, कहीं पे 58 और कहीं पे 63% तक गई है, जिस पर आपके इलेक्शन कमीशन वाईएस कुरैशी साहब ने इत्मीनान भी जाहिर किया है कि इस बार ऐसा हुआ कि मोर देन 60% भी वोटिंग हुई है। और ज्यादा मतलब 1-2 जगह पे अगर देखा जाए तो मामूली झगड़ों को छोड़कर बाकायदा बड़ी सुकून के साथ वोटिंग हुई। तो हम ये कह सकते हैं कि मणिपुर में भी कांग्रेस लीड कर रही है। हाँ। जैसे हम लोग बात करें, हमारे सज्जाद साहब, उत्तराखंड में कांग्रेस लीड कर रही है और यूपी में जो है 4थी पोजीशन पे है। तो आप क्या समझते हैं कि ये जो राहुल गांधी, मैं समझता हूं ये जो इलेक्शन था इसमें 2 बड़े डायनामिक लीडर्स, वेरी यंग, टैलेंटेड अगेन, राहुल गांधी एंड अखिलेश यादव जो है 2 बड़ा अच्छा एक्शन रहा। तो आप ये जो लीड एंड द पोजीशन एंड मुस्तकबिल फ्यूचर के बारे में कुछ बताएं। देखिए, यूपी का रास्ता दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर गुजरता है, ये तो हम सुनते आ रहे हैं। तो कांग्रेस की भी यही कोशिश थी कि किसी ना किसी तरह से यूपी में अपना इख्तिदार कायम कर लिया जाए ताकि उनको आगे सन 2014 में ज़्यादा स्ट्रगल न करना पड़े। अभी देखिए यूपीए की सरकार है, तो एक ज़माना, एक अरसा गुजर चुका, एक ही पार्टी की सरकार कभी मरकज़ में आ नहीं पाई है। एनडीए थी, वो भी कई जमातों का गठबंधन था, फिर यूपीआई, ये भी कई जमातों का। तो अब यूपीए और एनडीए की शक्ल में 2 मुख्तलिफ किस्म के सियासी जमातें, इलाकाई जमातों का एक झुंड है समझिए, जो मरकज़ में इख्तिदार संभाले हुए हैं। तो कांग्रेस की बड़ी कोशिश थी कि आगे जब सन 2000 में आए तो वो अपने बलबूते पे इख्तिदार में आए। बीजेपी ने भी बहुत हाथ पैर मारे थे माजी में। बीजेपी ने की भी बड़ी कोशिश थी, उसने तो आम में ये तक कह दिया था कि जब तक आप हमको एक जमात को वोट नहीं दोगे, हमको पूरी तरह से इख्तिदार में नहीं लाओगे, हम आपके मकासद को पूरे नहीं कर सकते, आपकी ख्वाहिशों को पूरा नहीं कर सकते। तो इस तरह की बातें हो रही थी। तो कांग्रेस की यही थी। देखिए, कांग्रेस गुज़िश्ता 10 साल से इख्तिदार में, मतलब 2 टेन्योर की बात कर रहा हूँ मैं, 2 मियादों की बात कर रहा हूँ। इससे पहले भी कांग्रेस यूपीए ही की इतिहास से इख्तिदार में आई थी और अब भी जो कांग्रेस की सरकार है
वो कई जमातों का एक गठबंधन है, जिसकी वजह से उनको सरकार चलाने में यकीनन दिक्कतें आती हैं। किसी भी किस्म का बिल पास करना होता है तो सारों को लेकर चलना बहुत आसान नहीं है। तो ये जो सारी जो इन्होंने अपनी ताकत यूपी में लगा दी थी, उसका एक ही मकसद था कि किसी ना किसी तरह से यूपी पे अपना इख्तिदार कायम किया जाए और फिर यूपी से 80 सीटें लेने में उनको आसानी होगी। लेकिन ये जहां तक मेरा ख्याल है, रिजल्ट ने यकीनन कांग्रेस को मायूस किया होगा। तो ये हो गई बात यूपी की। तो ये चेंज फैक्टर काम कर गया। पंजाब में भी हम देख रहे हैं कि खैर पंजाब में चेंज की बात नहीं आ रही। अकाली दल और बीजेपी ने इख्तिदार में, उसका अलायंस इख्तिदार में ऐसा महसूस होता है। अभी तक तो लीडिंग की जो पोजीशन है उसमें पंजाब में, खासकर पंजाब में जो लीडिंग की पोजीशन है वो अकाली दल और बीजेपी आगे हैं और दूसरे नंबर पे कांग्रेस है। ये देखने में आ रहा है, जैसा कि हमने देखा कि 65 सीटें उनको मिल रही हैं और 65 सीटों पे आगे हैं। तो ये मेजॉरिटी इनको चाहिए 59 सीट्स की। जी, और गोवा में भी जो है बीजेपी लीड कर रही है, कांग्रेस नंबर 2 पे है। तो काफी जो है चेंजेस हो रही है। यहाँ पे एक टर्म के ताल्लुक से एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि जैसे कि बहुजन समाज पार्टी जो एक टर्म अपना कंप्लीट की है, लेकिन इस दौरान में जैसे कि काफी हद तक आपने उसकी डिटेल में इंफॉर्मेशन दी है कि उनका परफॉर्मेंस जो है सही नहीं रहा। तो अगर अवाम जो है जब डिसाइड करती है कि भाई एक टर्म में वो लोग अच्छा नहीं परफॉर्म की, कोई भी पार्टी हो, तो क्या ये हो सकता है कि उन्हीं को अगर सेकंड टर्म का मौका दिया जाए तो बेहतर, चूंकि वो लोग एक सीड अगर डाले हैं कोई चीज के लिए, बीच में अगर डिस्ट्रैक्ट भी होते हैं तो फिर ऐसा कोई सिस्टम हो कि भाई सेकंड टर्म में फिर सारी चीजें उनकी जो है कंप्लीट करें। ऐसा आप लोग क्या समझते हैं इस ताल्लुक से? देखिए, आपने जो बात कही बिल्कुल सही कि उनको मौका दिया जाना चाहिए, क्योंकि सीड डाला है तो ऐसा तो नहीं कि सीड डालेंगे इमीडिएटली जो है दरख्त बन जाएगा। लेकिन सीड अगर डाला है तो पता भी तो चलना चाहिए ना कहां पे सीड डाला है। जी, नहीं, जैसे कि प्रोजेक्ट्स है, अभी समझिए कोई इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो गया या फिर रोड सिटी डेवलपमेंट हो गया या जो भी मेजर उनके प्रोजेक्ट्स है, अगर कोई इनिशिएट किए, देखें अगर कोई दूसरी पार्टी चेंज हो जाती है तो सारी चीजें फिर डिले हो जाती है। बिल्कुल डिले हो जाती है। सिस्टम, वो चीज उस सामने भी तो आना चाहिए। जैसे 5 साल का जो टेन्योर होता है वो मामूली नहीं होता है। वो आपने जो रोड बनवाने का काम शुरू किया है, ब्रिजेस बनवाने का काम शुरू किया है, जो डेवलपमेंट के जो भी काम शुरू किए हैं वो काम दिखाई देता है। वो ऑन पेपर भी दिखाई देता है, ऑन द रोड भी दिखाई देता है। लेकिन जब आपने वो काम शुरू ही नहीं किया है, 10% काम करवा के बैठ गए या 8% काम करवा के बैठ गए, उसके बाद उसी डेवलपमेंट में आप चाहें कि हम 100% जो है लोगों से वोट मांगे, तो वो मुझे नहीं लगता कि वो मिल पाएंगे। कुछ पंजाब के रिजल्ट्स जो है अपडेट करते हैं। कांग्रेस जो है के कंफर्म 4 सीट्स जो है हो गए हैं और अकाली अलायंस की 3 जो है कंफर्म सीट्स हो गई हैं। एक्चुअल नंबर्स जो है अकाली जो है दल जो है 59 सीट से लीड कर रही है, 59 सीट्स पे, एंड कांग्रेस जो है 46 पे कर रही है। तो अगेन हम बात कर रहे थे टर्म्स की, तो आप क्या समझते हैं सज्जाद साहब के कोई एक पार्टी को जो है मौका देना चाहिए कि भाई वो एक और टर्म करे ताकि वो जो अपने प्रोजेक्ट्स इनिशिएट कर रही है, आई एग्री विथ यू कि आप जैसे बताएं कि इनके क्या प्रोजेक्ट्स है जो आप बेहतर करना चाहते हैं, अगर वो अप्रूव्ड है सेंटर या जो भी सिस्टम से, तो फिर उन्हीं को मौका दिया जाए कि उन्हीं की टेन्यूर में इसको कंप्लीट किया जाए। तो आप क्या समझते हैं? देखिए, यूपी में समाज बीएसपी बहुजन समाज पार्टी ने ऐसा नहीं लगता मुझे कि कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट शुरू किया हो, और जब इलेक्शन करीब आ गए थे तो उसका एक ही बहाना था अपनी नाकामियों को छुपाने का। उसने कहा कि मरकजी सरकार ने हमारे साथ सौतेला सलूक किया और हमको कोई फंड नहीं दिया गया तरक्की के लिए, हमें मरकज से कोई मदद नहीं मिली, कोई हिमायत नहीं मिली, कोई उन्होंने किसी भी तरह की कोई ताउन नहीं किया। तो ये उन्होंने सीधे अपनी नाकामियों को दूसरे पे डाल दिया, ये हो गया। तो यही वजह रही कि यूपी में चेंज आ रहा है। देखिए, अगर हम मौके की बात करें, जैसा कि मैंने कहा कि अब इस दौर में वोटर पहले जैसा नहीं रहा, वो काफी बेदार हो गया है, वो समझता है सारी बातों को। तो अब उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में बीजेपी ने बहुत धीरे धीरे काम किया था और
आज देखिए, आज उत्तराखंड में फिर एक बार बीजेपी को मौका दिया जा रहा है और उसी तरह की सिचुएशन उत्तराखंड में तो कांग्रेस लीड कर रही है अभी, अच्छा, 22 सीट्स एंड बीजेपी 24 पे है और एक कंफर्म रिजल्ट आ गया है, बीजेपी की एक सीट कंफर्म हो गई है। तो पोजीशन कांग्रेस जो है लीड कर रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वहां भी चेंज का फैक्टर काम कर रहा है। और पंजाब की जो बात करें हम, तो पंजाब में ये देखने में आया है कि फिर से बीजेपी और अकाली दल इत्तेहाद इक़्तिदार में आ रहा है। तो मौके की जब हम बात कहते हैं तो यही कहा जा सकता है कि अवाम ने देखा, जहां काम हो रहा है वहां मौका दिया जा रहा है और जहां काम नहीं हो रहा है वहां मौका नहीं दिया जा रहा है, यही कहा जा सकता है जी। तो आप जो है यूपी के ताल्लुक से बताएं कि अखिलेश यादव का जो परफॉर्मेंस रहा है ड्यूरिंग द कैंपेन, तो आप क्या समझते हैं? काफी फेवरेट जो है लीडर होते जा रहे हैं दिन ब दिन, काफी उम्मीदें भी वाबस्ता है, तो जो है इस ताल्लुक से कुछ बताएं। देखिए, जो अखिलेश यादव ने जो है अपनी स्पीचेस दी हैं तो उनमें वाकई में पहले के मुकाबले में बहुत ज़्यादा परफेक्शन आ गया। उनके अंदर वो सलाहियत है कि लोगों को अपनी तरफ राग़िब कर सकें। हालांकि अभी हिंदुस्तान में अगर देखा जाए तो दो ही नौजवान ऐसे हैं जिनके अंदर ये ताकत है, क़ुव्वत है कि पब्लिक को अपनी तरफ खींच सके। एक हैं राहुल गांधी और दूसरे हैं अखिलेश सिंह यादव। राहुल गांधी की स्पीचेस में थोड़ा सा फ़र्क नज़र आया क्योंकि वो आवाम को उस तरह से नहीं खींच पाए, उनके अंदर वो कशिश नहीं थी उनकी स्पीचेस में जितना अखिलेश सिंह यादव की स्पीचेस में थी। उन्होंने क्या बड़े बड़े वादे नहीं किए। अखिलेश सिंह यादव की जो स्पीचेस थी उसमें उन्होंने बड़े बड़े वादे नहीं किए हैं। उन्होंने यही कहा कि हम अगर सरकार बनाते हैं तो आपके लिए ये करेंगे, आपके लिए ये करेंगे, आप हमें एक मौका दीजिए। आपने कांग्रेस को मौका दिया, आपने बीएसपी को भी दिया, आपने बीजेपी को भी दिया और अब आप हमें भी मौका देके दीजिए। तो पब्लिक ने यही देखा कि मायावती साहिबा ने कुछ भी नहीं किया। उनकी मतलब मायावती साहिबा ने जो भी किया है, लेकिन वो आवाम के जो नज़रिया था, आवाम की जो सोच थी उस पर वो खरी नहीं उतरी, जिसकी वजह से वो एसपी को लेके आ रहे हैं। तो मुझे ये लगता है कि अगर समाजवादी पार्टी जो है कांग्रेस के साथ, ये तो कल आज शाम तक पता चल जाए किसके साथ मिलकर वो हुकूमत बनाए, तो ये कि समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं अखिलेश सिंह यादव, ये मुस्तकबिल के एक बहुत ही होनहार नेता बनकर सामने आ। मणिपुर के ताल्लुक से थोड़े रिजल्ट्स अपडेट कर देते हैं। मणिपुर में कांग्रेस लीड कर रही है 13 सीट्स में, जिसमें कंफर्म 9 रिजल्ट्स 9 सीट्स कंप्लीट हो गई हैं और बाकी जो है तीसरी पोजीशन पे बीजेपी है। तो ये जो है चल रहा है अभी राइट नाउ। तो आप बता रहे थे अखिलेश यादव की परफॉर्मेंस एंड डायनामिक लीडर्स ऑफ इंडिया इन टुडेज डेट, राहुल गांधी एंड अखिलेश सिंह यादव। तो राहुल गांधी की भी मैं एक बात करूंगा कि राहुल गांधी ने और सज्जाद साहब ने जो पहले भी बोला, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने पब्लिक को अपनी तरफ राग़िब किया, नो डाउट। अगर आप 2005 का रिजल्ट देखेंगे तो 22 सीट्स आई थी, कांग्रेस की सिर्फ 22 सीट आई थी, ठीक है, जो तकरीबन 12% हो रहा है जाके। इस बार जो है जो सर्वे हुए हैं, एग्जिट पोल हुए हैं, तो मैं चैनल का नाम नहीं लूंगा, जो 5-6 चैनल ने जो सर्वे किए हैं, किसी ने 42 सीट्स दी हैं, किसी ने 44 दी, किसी ने 48 सीट दी, मतलब मोर देन 40 सीट से आपके 52 सीट्स तक कांग्रेस को दी। इसका मतलब क्या कि कहीं पे 2 गुना, कहीं पे 2.5 गुना सीट्स कांग्रेस को दी गई हैं। तो कांग्रेस को जो ये सीट्स दी गई हैं 2 गुना या 2.5 गुना, वो मैं समझता हूं कि सज्जाद साहब भी और आप भी हमारी बात से इत्तेफाक करेंगे, ये सीट्स जो हैं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की वजह से ही आई हैं। लेकिन अगर कांग्रेस ने शुरू से ही उत्तर प्रदेश में कुछ काम किया होता है या राहुल गांधी ने कुछ काम किया होता और ज्यादा जितना काम, तो मैं समझता हूं कि आज कांग्रेस को तकरीबन 100 सीट मिल सकती थी। एक न्यूज ये है कि कांग्रेस और बीजेपी यूपी में जो है इक्वल नंबर्स पे लीड कर रही है, 54 एंड 54 सीट्स। तो ये अपडेट है। 177 सीट्स पे एसपी समाजवादी पार्टी लीड कर रही है। तो अभी आप बता रहे थे कि कांग्रेस की परफॉर्मेंस में प्रियंका गांधी जी एंड जो है सोनिया गांधी एंड राहुल गांधी जी का जो है बड़ा एक्टिव जो है रोल रहा है कैंपेन रन करने में, तो इसी वजह से ये जो इम्प्रूवमेंट आया है। तो फ्यूचर क्या समझते हैं आप सज्जाद साहब?
कांग्रेस जो है क्या बेहतर मुकाम बना पाएगी यूपी? देखिए, अब कांग्रेस का फ्यूचर क्या है ये तो अलग बात है। अब अभी तो रिजल्ट आ रहे हैं, फिर 5 साल तक की बात हो गई है। अगले 5 साल में क्या वहाँ पे सिचुएशन आती है, एसपी क्या काम कर दिखाती है और एसपी का परफॉर्मेंस क्या होता है, तो ये सारी चीज़ें और फिर सिचुएशन पे डिपेंड करता है। तो ये हो गई 5 साल की बात। लेकिन अब ये देखना यहाँ करीब में जो है सन 2014, तो देखना ये है कि इसका असर कांग्रेस पे कितना पड़ता है सन 2014 में। देखिए, कभी कभी ऐसा हुआ है कि असेंबली की जिसमें असेंबली में जिसको नाकामी मिली वहाँ उसको पार्लियामेंट में कामयाबी मिली है। तो अब देखना यह है कि अब ये कांग्रेस के लिए फिर एक तरह से एक और निशाना हो गया मुकर्रर के उसको अपनी 80 सीटों में अपनी छाप डालने के लिए कितनी और आगे मेहनत करनी है। तो ये सन 2014 के इंतखाबात बताएंगे कि कांग्रेस की क्या सिचुएशन है। अब यकीनन कांग्रेस या तो हाथ उठा लेगी या फिर अपनी मेहनत को दुगना कर देगी और वो ये फाइंड करने की कोशिश करेगी कि आखिर क्या चीज़ थी जिसकी वजह से उसको इतनी मेहनत के बावजूद, इतना सब कुछ करने के बावजूद नाकामी का मुंह देखना पड़ा। किसी हद तक ये देखा गया है कि जो राहुल गांधी जी का जो कैंपेन जिस तरीके से चलाए हैं, काफी जो है यूनिक स्ट्रैटेजी जो है अडैप्ट किए हैं वो इस कैंपेन के दौरान, जो जहां पे जो है बस्तियों में पहुंच गए हैं, घरों में जो है खाना खा रहे हैं सारे लोगों के साथ, जो बड़ी जो है फेवरेट भी होते जा रहे हैं वो यूपी की पब्लिक में। तो मैं समझता हूं कि अभी जिस तरीके से कैंपेन यहाँ पे स्टॉप नहीं करना चाहिए, इसी को कंटिन्यू करना चाहिए इसको आगे, ताकि जैसे आप बता रहे कि आगे इलेक्शंस में या फिर आगे अगर इनको मौका दिया जाए जो है खिदमत करने का इस स्टेट में, तो मैं समझता हूँ व्हाट ही इनिशिएटेड ही शुड कंटिन्यू टू डू दैट। तो आप क्या समझते हैं? देखिए, कांग्रेस की अगर बात करते हैं तो राहुल गांधी नो डाउट अभी एक ऐसा चेहरा है जो कांग्रेस के पास सबसे ज्यादा डायनामिक है। और कांग्रेस के अगर हम लीडर्स की बात करें, हम एक बारी बारी हर लीडर की बात करेंगे, लेकिन कांग्रेस पार्टी की अगर हम बात करें तो कांग्रेस के पास देखिए आपके कपिल सिब्बल है, सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह और आपके सलमान खुर्शीद साहब हैं। तो इनके पास इतने अच्छे नेता हैं, तो मैं क्या मतलब आवाम ये चाहती है कि उनका जो है काम सिर्फ सेंटर तक ना रहे, स्टेट में भी रहे। अगर स्टेट में उनका कुछ काम रहता, सिर्फ राहुल गांधी का ही नहीं, कांग्रेस के और जो बड़े नेता हैं, अगर उनका काम जो है वो स्टेट में भी रहता, तो मैं समझता हूँ कांग्रेस की ज्यादा पोजीशन स्ट्रांग हो सकती थी। तो अभी राहिल साहब, हम लोग जो है एक लाइव फोनो लेते हैं, हमारे ब्यूरो कोऑर्डिनेटर राकेश पांडे जो है नॉर्थ के पूरे यूपी से जो है कुछ अपडेट लेंगे। तो अभी वो कुछ ही मोमेंट्स में जो है हमारे साथ जुड़ जाएंगे, तो फिर आप लोग भी जो है सवाल कर सकते हैं कि किस दिशा में जो है ये रिजल्ट्स लेके जा रहे हैं, तो वो कौन बनेगा चीफ मिनिस्टर का जो चल रहा है चर्चा सारी तरफ, तो उस ताल्लुक से भी बात करते हैं। तो जैसे ही वो जुड़ते हैं फिर हम लोग बात करेंगे। तो सजाद साहब, आप बताएं कि ये जो लीडर हमारे कांग्रेस के जो फ्यूचर काफी उम्मीदें वाबस्ता है सारे मुल्क की जो है राहुल गांधी की तरफ देख रहे हैं कि हो सकता है कि वो सून जो है प्राइम मिनिस्टर भी बन जाए। तो जी लाइव फोटो रेडी है, तो हम ये कमेंट को रोकते हैं, पहले जो है बात करते हैं। जी हमारे राकेश पांडे साहब, आप हमारे साथ हैं जी? थोड़ा सा जो है ऊंचा बोलें। जी बताएं साहब। जी सर, कैसे हैं, कैसा चल रहा है, क्या माहौल है, क्या जो है बड़े वो नतीजे का जो दिन होता है बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, सारे लोग चाहे वो वोट दिए हो या नहीं दिए हो, सारों की उम्मीदें और नजरें और कान जो है लगे होते हैं कि कहीं से पता चल जाए कि जो है रिजल्ट क्या हुआ है। तो इस ताल्लुक से आप बताएं कैसा माहौल है लोगों में, जो है कैसी जो है देखिए सर साहब, अभी सर आज बहुत एक अहम दिन है। आज जो है 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे आज जो है आ रहे हैं, और ऐसे में जाहिर सी बात है साहब कि सभी लोगों की जो दिलों की धड़कनें हैं वो बढ़ी हुई, क्योंकि जो उन्होंने वोट डाला था, अपना कीमती वोट डाला था, आज उसका परिणाम आने वाला है, उनके जनप्रतिनिधियों का चुनाव होने वाला है। और अगर बात करें सबसे पहले उत्तर प्रदेश की, जो सबसे बड़ा स्टेट माना जाता है, तो उत्तर प्रदेश में इस वक्त एक आश्चर्यजनक परिवर्तन देखने को मिला है साहब। समाजवादी पार्टी जो है अप्रत्याशित रूप से आगे चल रही है, तकरीबन 180 सीटों पर आगे है समाजवादी पार्टी, जो अभी तक के परिणाम सामने आ रहे हैं।
बसपा को एक झटका लगा है। इसके बाद जो है बीजेपी और कांग्रेस है, उन दोनों में तीसरे पायदान पर आने के लिए एक लड़ाई छिड़ी हुई है इस वक्त उत्तर प्रदेश में। और उत्तराखंड की अगर बात करें तो उत्तराखंड में भी जो है थोड़ा सा परिवर्तन दिखा है। इस बार बीजेपी को पछाड़कर कांग्रेस आगे गई है। तो इस बार जो नतीजे आ रहे हैं सामने, इसमें सबसे महत्वपूर्ण उत्तर प्रदेश के नतीजे हैं दरअसल, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जो सियासत है वो दिल्ली की सियासत का रास्ता तय करती है। इसलिए यूपी काफी अहम माना जा रहा है इस बार के इलेक्शन में। और यूपी में जो है साफ तौर पर इस बार देखने को मिला कि बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, बीजेपी या कांग्रेस, इस बार किसी को पूर्ण बहुमत मिलने के आसार नहीं है। एक तरह से देखा जाए तो त्रिशंकु विधानसभा के आसार नजर आ रहे हैं साहब इस बार यूपी के अंदर। जी, जो कांग्रेस का जो कैंपेन रहा राहुल गांधी जी का, तो इस ताल्लुक से बताएंगे, ये जो है पिछली बार से कुछ बेहतर तो सीट्स मिली हैं, लेकिन अवाम जो है इनको कुछ ज्यादा जो है सपोर्ट नहीं मिला है, तो इसकी क्या वजह हो सकती है? देखिए दरअसल राहुल गांधी ने एक उनका मिशन था 2012, उसके लिए काफी मशक्कत की थी, काफी जद्दोजहद की थी उन्होंने। लेकिन अभी हाल के 5-6 महीनों में साहब आपने देखा होगा काफी कई मंत्री जो है कांग्रेस के वो भ्रष्टाचार और घोटालों की चपेट में आए। इसके अलावा जो प्राइस राइस है, महंगाई है, वो इस कदर बढ़ी कि लोगों में जो विश्वास था कांग्रेस के प्रति वो कम हो गया। और शायद इसी का नतीजा माना जा रहा है कि इस बार जो एक कांग्रेस को जो उन्होंने एक सोचा था, उनकी सोच के हिसाब से उनको बढ़त नहीं मिली है, थोड़ी बढ़त मिली है। उसकी वजह है बसपा की भी जो काफी शीशा लेदर हुई, उनके जो कई मंत्री उनके जो है अपराध में और जो है क्राइम के केसों में उलझे, उनके पर मुकदमे चले। तो इसकी वजह से लोगों का रुझान थोड़ा सा कांग्रेस की तरफ गया। लेकिन जो उन्होंने सोचा था कांग्रेस के लोगों ने, जिस तरह से राहुल गांधी ने, प्रियंका गांधी ने और खुद सोनिया गांधी ने जो कैंपेन किया था उत्तर प्रदेश के अंदर, उस हिसाब से इस बार कांग्रेस को कोई सफलता नहीं मिली है। अगर पार्टी वाइज बात करें तो समाजवादी पार्टी 170-177 सीटों की बढ़त पे है, बीएसपी 100 सीटों पे है। इसके अलावा जो है नीचे तीसरे पायदान पर अब कांग्रेस और बीजेपी में टक्कर चल रही है। कांग्रेस अभी 2-3 सीटें आगे चल रही है बीजेपी से। तो एक तरह से देखा जाए तो इस बार शंकु विधानसभा के आसार है। और जो आपने बात कही थी राहुल गांधी की, वाकई इसमें कहीं से कोई शक की गुंजाइश नहीं है कि राहुल गांधी का जो कैंपेन था उसने कांग्रेस के मुर्दे हो चुके शरीर में थोड़ी सी जान जरूर डाली है। लेकिन जो वास्तविकता होनी चाहिए थी, जो जिस लिए इन्होंने मेहनत की थी जिस चीज के लिए, वो मेहनत इनकी रंग नहीं लाई है। और इस बार जो मतदाता थे वो भ्रष्टाचार और प्राइस राइज दोनों से इतने ज्यादा आदी जा चुके हैं कि इस बार जो है मतदाताओं ने एक परिवर्तन लाने की सोची है। इसके अलावा एक फैक्टर और काम कर गया जो है साहब इस बार, वो था अन्ना फैक्टर। अन्ना की टीम ने जो इस बार एक मुहिम चलाई, भले ही उन्होंने कांग्रेस का नाम नहीं लिया, लेकिन इनडायरेक्टली जो है वो कांग्रेस को टारगेट कर रहे थे इस बार पूरे इलेक्शन कैंपेन में। और शायद इसका भी कुछ असर गया है। एक तरफ राहुल गांधी का कैंपेन, एक तरफ उनके खिलाफ टीम अन्ना का कैंपेन। तो इसमें टीम अन्ना कहीं न कहीं भारी पड़ी है, जिसकी वजह से कांग्रेस को थोड़ा सा झटका फिर लगा उत्तर प्रदेश के अंदर। जो उन्होंने सोचा था कि इस बार वो कम से कम 100 सीटों के पास जाएंगे, दूसरे पायदान पर आएंगे, लेकिन जो नतीजे सामने आ रहे हैं उससे यही लग रहा है कि शाम तक कहीं ऐसा ना हो जाए कि कांग्रेस एक बार फिर से चौथे पायदान पर ही रहे और बीजेपी तीसरे पायदान पर आ जाए। तो टीम अन्ना वाला फैक्टर भी इस बार कहीं न कहीं कांग्रेस के लिए जो है जहर के समान हुआ है। अतर साहब जी, राकेश साहब, एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है यहाँ पे। जब जो मायावती जी की गवर्नमेंट, जो बहुजन समाज पार्टी पावर में थी, तो आमतौर पे ये देखा गया है कि जो पावर में होते हैं उनको एक एडेड एडवांटेज होता है कि वो अच्छी एक्शंस करके एक अच्छा कैंपेन रन करे। लेकिन ये बहुजन समाज पार्टी, आप क्या समझते हैं कि क्यों फेल हो गई फिर से वो कॉन्फिडेंस लोगों का जीतने में? देखिए सर साहब, बहुजन समाज पार्टी की बात अगर करें तो हर राजनीतिक पार्टी का अपना एक मैनिफेस्टो होता है, एक घोषणा पत्र होता है जो मतदाताओं को रुझाने में, उनको लुभाने में काम आता है। बात करें कांग्रेस की तो कांग्रेस के पास एक अपना मैनिफेस्टो है, बीजेपी के पास भी एक मैनिफेस्टो है, और जहां तक रही बात समाजवादी पार्टी की तो कमोबेश उसके पास भी कुछ न कुछ अपना मैनिफेस्टो है, कोई एजेंडा है। लेकिन बहुजन समाज पार्टी की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ जो है दलितों के वोट बैंक को लेकर चलने वाली बहुजन समाज पार्टी ने भले ही ब्राह्मणों को या सवर्णों को लुभाने के लिए कई जो है कार्ड खेले, लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर सिर्फ दलित पार्क बनवाकर या फिर मूर्तियां लगवाकर मायावती ने सोचा कि वो दलितों का वोट बैंक लेकर पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। लेकिन पिछले 5 सालों में अगर विकास का ग्राफ देखें, डेवलपमेंट की बात करें तो उत्तर प्रदेश में ना तो कोई इंडस्ट्री लगी और ना ही किसी तरह के डेवलपमेंट हुए। सिर्फ और सिर्फ नए नए पार्क बनाए गए, अंबेडकर के नाम पर पार्क, हाथियों के नाम पर पार्क,
इससे उत्तर प्रदेश की जो जनता थी वो काफी ज्यादा आगे जा चुकी थी। और यूपी की बात है, 75 जिले हैं, अगर एक बहुत बड़ा स्टेट है, तो ऐसे में वहां पे भुखमरी भी है। बुंदेलखंड की, अगर उत्तर प्रदेश का ही एक हिस्सा है बुंदेलखंड, जहां पर किसान लगातार आत्महत्या करते जा रहे हैं। पूर्वांचल की बात करें, जिसमें 17 जिले आते हैं पूर्वांचल में, वहां पर लगातार अपराधीकरण हावी होता जा रहा है। लोग पलायन करते जा रहे हैं, दूसरे शहरों की तरफ कूच कर रहे हैं। तो रोजगार का ना होना, अपराध का बढ़ना और भ्रष्टाचार, इसके अलावा बहुजन समाज पार्टी के कई मंत्री इस बार पिछले 4 से 5 महीनों के अंदर बलात्कार से लेकर हत्या और अपहरण के आरोप में फंसे, उनके ऊपर कई संगीन आरोप लगे और वो साबित भी हुए। इसके अलावा कई घोटाले भी सामने आए उत्तर प्रदेश के अंदर। तो इस वजह से बहुजन समाज पार्टी, भले ही इन्होंने 5 साल सरकार चलाई हो, सत्ता में रहे हो, लेकिन सबसे बड़ी चीज होती है कि जो सबसे बड़ी ताकत होती है अतर साहब, वो होती है जनता जनार्दन की ताकत। और इस बार जनता ने मायावती सरकार को, या खुद मायावती को, अपनी ये ताकत दिखाई और इस बार उनको फेल होना पड़ा है, क्योंकि जनता ये समझ गई थी कि सिर्फ पार्क बनवाना, सिर्फ मूर्तियां लगवाना और सिर्फ दलितों के लिए एक जो है लॉलीपॉप कह सकते हैं। अगर दलितों की बात करती है मायावती की, वो दलितों की मसीहा है, तो उत्तर प्रदेश के अंदर पिछले 4 से 5 महीनों में अगर क्राइम रिकॉर्ड निकाले जाए तो सबसे ज्यादा अत्याचार या सबसे ज्यादा जो है शोषण वो दलितों का हुआ है। तो एक तरह से दलितों का रुझान भी अब कम हुआ है, क्योंकि धीरे धीरे जब शिक्षा का ग्राफ बढ़ता है, लोग शिक्षित होते जाते हैं, तो फिर उन्हें जात पात से ऊपर उठकर वो सिर्फ और सिर्फ विकास को देखते हैं कि कौन सी पार्टी डेवलपमेंट कर रही है, ना कि जाति और मजहब के नाम पर वोट करने की राजनीति। अब धीरे धीरे इसका जो समीकरण है वो खत्म होता जा रहा है। अब जनता जो है वो डेवलपमेंट देखती है। शायद इसी डेवलपमेंट को देखने की जो फोरसाइट है, जनता की जो दूरदर्शिता है, उसकी वजह से बहुजन समाज पार्टी को इस बार उनका सफाया हो, एक तरह से सफाया ही हो रहा है, क्योंकि बिल्कुल पहले पायदान से उठकर सीधे दूसरे पायदान पर आना, ये बहुत बड़ी बात है। अतर साहब जी, अच्छा चलिए, इससे पहले कि हम समाजवादी पार्टी के ताल्लुक से बात करें, एक 2 सवाल बड़े जरूरी है कि बीजेपी देखा जा रहा है कि बड़ी मॉडरेट होती जा रही है। जो वैल्यूज, जो मैंडेट उनका पहले था, और अब चूंकि रियलिटीज पे बेस करते हुए वो आगे जो है वादे कर रहे हैं और बल्कि अमल भी कर रहे हैं। तो इस ताल्लुक से आप बताएं कि जो रिजल्ट्स जो आ रहे हैं इस बार इलेक्शंस में, तो बीजेपी की कैसी जो है पोजीशन है यूपी में? देखिए तो साहब, भारतीय जनता पार्टी इस बार तीसरे पायदान पर है तकरीबन, क्योंकि अभी फिलहाल अभी जो करंट सिचुएशन है उसमें कांग्रेस तीसरे पायदान पर है। लेकिन जो एक आंकड़े लगाए जा रहे हैं, जो एग्जिट पोल के आंकड़े हैं, वो ये है कि शाम तक हो सकता है कि बीजेपी तीसरे पायदान पर आए। और बीजेपी ने साफ कह दिया है कि उसका मेन टारगेट है कांग्रेस। वो कांग्रेस को पीछे करने के लिए बहुजन समाज पार्टी से हाथ मिला सकती है। इसका मतलब है कि अगर भाजपा को तकरीबन 60 या 65 सीट है और बीजेपी के पास 100 सीटें होती हैं, तो ये दोनों मिलकर सरकार बनाने की कवायद कर सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस को पीछे करने के लिए भारतीय जनता पार्टी कोई भी कदम उठा सकती है। इसके संकेत 2 दिन पहले पार्टी कमान ने दे दिए थे। तो ऐसे कंडीशन में यही माना जा रहा है कि बीजेपी और बीएसपी एक तरफ है और कांग्रेस को अगर हाथ मिलाने की नौबत आई तो वो समाजवादी पार्टी का दामन पकड़ेगी, क्योंकि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के जो एक तरह से उनके जो राजनीतिक समीकरण रहे हैं वो लगभग एक से रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस और बसपा का तो मेल ही नहीं खाता और इसी तरह से बीजेपी सपा के साथ नहीं आ सकती। तो भारतीय जनता पार्टी इस बार तीसरे पायदान पर आने की पूरी उम्मीद है अतर साहब, और अगर वो तीसरे पायदान पर आती है तो शायद संभावना ये जताई जा रही है कि बहुजन समाज पार्टी से हाथ मिलाकर वो इस बार उत्तर प्रदेश में सरकार बनाए, क्योंकि ये तो तय है अतर साहब कि किसी को भी पूर्ण बहुमत नहीं मिलना है। जो चार पार्टियां प्रमुख रूप से हैं, इसके अलावा राष्ट्रीय लोकदल है, 1-2 अन्य छोटी मोटी पार्टियां हैं, तो इनका तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता। लेकिन जो 4 प्रमुख पार्टियां हैं उनमें से किसी को भी पूर्ण बहुमत नहीं मिलने वाला, और इसलिए इस बार त्रिशंकु विधानसभा के पूरे आसार हैं। अतर साहब जी देखिए, बीजेपी और कांग्रेस का तो नेशनल इंटरेस्ट है। मैं समझता हूं इस बार जो रिजल्ट्स हमारे सामने आ रहे हैं वो बहुजन समाज पार्टी एंड समाजवादी पार्टी का जो है मेजर कंपटीशन देखने में आ रहा है। तो आप क्या कहते हैं इस ताल्लुक से? देखिए बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी चीज आप साहब बताना चाहूंगा आपको कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ये दोनों राष्ट्रीय पार्टियां हैं, नेशनल पार्टियां हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ये दोनों स्टेट लेवल की पार्टियां हैं। उत्तर प्रदेश में जो प्रमुख लड़ाई है, जो सबसे मेन जंग है, वो बीएसपी और समाजवादी पार्टी के बीच में है। अगर इसमें अगर एक बार बसपा और सपा के बीच का जो मेन डिफरेंस देखा जाए
तो भले ही समाजवादी पार्टी के समय में क्राइम ज्यादा था और बसपा के समय में थोड़ा सा मायावती ने शुरुआती दिनों में जो शुरुआती के दौर थे इनके सरकार बनाने के बाद, उस समय लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति थोड़ी सही हुई, थोड़ा सा अपराध पे लगाम लगाया, लेकिन बाद में जैसे ही सत्ता, जिसे कहते हैं कि सत्ता का गुरूर होता है, जैसे ही सत्ता का गुरूर इनके जो सिपाही थे, इनके जो मंत्री थे, उनके ऊपर जब चढ़ा तो लगातार अपराध बढ़ता गया यूपी में। और अब कमोबेश यूपी में सपा और बसपा दोनों की कंडीशन एक ही है। तो इस समय जो सबसे मेन टक्कर है अदर साहब, वो समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी में है। इस बार जो समाजवादी पार्टी को बढ़त मिली है उसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। तकरीबन 170 से 180 सीटों के बीच में लीड कर रही है अभी समाजवादी पार्टी, और बीएसपी जो कि पूर्ण बहुमत के साथ जिसने पिछली बार सरकार बनाई थी, वो अभी तक सिर्फ 100 सीटों पर सिमटी हुई है। तो ऐसे में बसपा और सपा की जो लड़ाई है, ये इस बार उत्तर प्रदेश में एक नई सियासत की एक नई इबारत लिखेगी, ये पूरी संभावना है। अतर साहब जी, जहां पे हुकूमत बनाने की बात आ रही है, वहां पे जब एफिलिएशन दो पार्टीज मिल के बनाने की आ रही हैं, तो ये अदर्स में जो 16 सीटें आई हैं उसमें जो है एक और पार्टी भी काफी जो है सारी रियासत में जो है कंपटीशन में है, वो पीस पार्टी ऑफ इंडिया है। तो ये और कौन लोग हैं, कुछ इस ताल्लुक से बता सकते हैं? देखिए, जो पीस पार्टी की आप बात कर रहे हैं और जिसने सीटें भी निकाली हैं कुछ, देखिए अदर साहब, ये जो छोटी पार्टियां हैं इनका सिर्फ एक मोटिव होता है कि सीटें निकालने के बाद किसी एक पार्टी से जिसके जो है आसार अच्छे हों उनसे हाथ मिलाना। तो सीधी सी बात है कि इस बार सरकार बनने की जब नौबत आएगी तो जिस पार्टी को सीटें कम पड़ेंगी, एक बार फिर से वही जो है एक बार्गेनिंग की जाएगी, एक निगोशिएशन किया जाएगा और किसी तरह से समर्थन लेकर सरकार बनाने की कवायद की जाएगी। तो ये हर बार होता रहा है, उस बार भी यही होगा। सपा और बसपा दोनों अपने अपने जो है तरीके लगाएंगे, क्योंकि कोई भी ये नहीं चाहेगा कि उनकी सरकार ना बने। तो इसलिए समाजवादी पार्टी भी अपनी सारी ताकत लगाएगी और बसपा के पास भी जितना दमखम है साहब वो लगाएंगे। और जो आदर्श में जो 19 सीटें बढ़त इसमें चल रही है यूपी के अंदर, तो उन 19 सीटों को अपने पक्ष जो है पाले में डालने के लिए ये चारों पार्टियां अपने अपने तरीके से कवायद करेंगी। अब देखना ये होगा अतर साहब कि इसमें भारी कौन पड़ता है और आगे कौन निकलता है। अतर साहब, जो पोजीशन जो बेहतर लग रही है वो है एसपी समाजवादी पार्टी। तो मैं समझता हूं कि इस ताल्लुक से काफी इंफॉर्मेशन चाहिए आपसे कि समाजवादी पार्टी को पहले मौका दिया गया, फिर वो परफॉर्मेंस में फेल हो गए, फिर बहुजन समाज पार्टी को दिया गया है और इस बार फिर माइनॉरिटीज एंड दलित्स का सारा सपोर्ट जो है समाजवादी पार्टी को मिल रहा है। तो आप क्या समझते हैं कि जो पिछली बार समाजवादी पार्टी पावर में थी वो किन गलतियों की वजह से वो पावर लूज की और अब इनकी क्या जिम्मेदारियां होगी आगे, अगर ये अब जो है आज लेती हैं जो है ड्राइवर सीट कि भाई अगर अब ये चलाती हैं रियासत को कि भाई लीड करेंगी, तो इनकी क्या जिम्मेदारियां होंगी? देखिए दर साहब, सबसे पहले अगर इस बार समाजवादी पार्टी सत्ता में आती है, आपने सही कहा कि पहले समाजवादी पार्टी सत्ता में थी, उसको नकार कर जनता ने फिर बसपा को चुना और फिर एक बार फिर समाजवादी पार्टी पर एतबार किया है जो है उत्तर प्रदेश की आवाम ने। तो ऐसे में यहाँ पे अगर इस बार समाजवादी पार्टी अपनी सरकार बनाती है और सियासत को लीड करने का मौका मिलता है उसे, तो जो सबसे पहली जिम्मेदारी होगी समाजवादी पार्टी की वो ये होगी कि यूपी में जो सबसे मूलभूत जो कमियां हैं, सबसे पहले जो रोजगार के वहां पे जो है एम्प्लॉयमेंट के जो चांसेस नहीं है यूपी के अंदर, ना तो इंडस्ट्रीज है ना ही वहां पे कोई फैक्ट्री है, तो उसको सबसे पहले उसको जो है उस पर तवज्जो देना। पूर्वांचल की अगर बात करें, जो पूर्वांचल में 17 जिले हैं वो जो है कृषि के खेती के आधार से एग्रीकल्चर के नजरिए से देखा जाए तो वहां पे काफी पोटेंशियल है, वो मार्केट एग्रीकल्चर की मार्केट है। बुंदेलखंड की बात करें, बुंदेलखंड में लगातार जो है किसान आत्महत्या कर रहे हैं, सूखे की मार झेल रहे हैं, कभी जो है मतलब तरह तरह की समस्याएं हैं वहां पे। इसके बाद अगर बात करें पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो है उसको मिनी पंजाब कहा जाता है, खेती के एग्रीकल्चर के बहुत सारे स्कोप हैं वहां पे। तो समाजवादी पार्टी की सबसे पहली जिम्मेदारी होगी कि उत्तर प्रदेश में विकास की एक नई राह खड़ी करना। उसके बाद जो अपराध का ग्राफ बढ़ा है उत्तर प्रदेश में, सरेआम हत्याएं, सरेआम अपहरण, बलात्कार, लूट, फिरौती, इन पे लगाम लगाना, ये सपा की सबसे पहली कोशिश होनी चाहिए। लेकिन जो अभी जो दूसरी पार्टियां जो आरोप लगाती हैं कि सारे के सारे अपराधी समाजवादी पार्टी में हैं,
तो अपने दामन पर लगे इस दाग को छुड़ाना भी सपा की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी, उनकी एक मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी कह सकते हैं अतर साहब इसको। तो समाजवादी पार्टी अगर इस बार लीड करती है और सरकार बनाती है तो आप ये मान कर चलिए कि उसके पास एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज का एक पूरा बास्केट उसके पास है, एक पूरी की पूरी टोकरी उसके सर पे रखी जाएगी जिसमें जिम्मेदारियां भरी हुई हैं, और उन सारी जिम्मेदारियों को पूरी तरीके से सलीके से उनको निभाना ये समाजवादी पार्टी की एक पूरी कोशिश होनी चाहिए। और अगर ऐसा समाजवादी पार्टी ने किया तो ये तय है कि यूपी की जनता एक बार फिर से जो एतबार किया उसे सपा पे वो नहीं टूटेगा। और अगर सपा एक बार फिर से अपने पुराने ढर्रे पर चलती है, जिस तरह पहले की सरकार में लगातार सामूहिक नरसंहार हुए, कई जगह हत्याएं हुई सपा गवर्नमेंट में, ये सारे रिकॉर्ड्स हैं, क्राइम रिकॉर्ड्स हैं, अगर सपा एक बार फिर से अपनी गलतियों को दोहराती है, अपने मंत्रियों पर लगाम नहीं रखती है, तो ये मानकर आप चलें कि सत्ता परिवर्तन में देर नहीं लगती, क्योंकि जनता जनार्दन के पास जो ताकत है वो उसका इस्तेमाल उसने एक बार करके दिखाया, बसपा को बैकफुट पे लाके और सपा को फ्रंट पे कर दिया जनता ने। तो सपा अगर इस बार अपने आप को बचाना चाहती है तो उसको जनता की उम्मीदों पर, जो आवाम है उसकी जो उम्मीदें हैं उस पर खरा उतरना होगा। अच्छा साहब जी, जो अखिलेश यादव जो है काफी फेवरेट माने जा रहे हैं सारे यूपी में, जिस तरीके से उन्होंने कैंपेन रन किया है, तो आप क्या समझते हैं अगर समाजवादी पार्टी पावर में आती है तो चीफ मिनिस्टर बनने के जो है उनके क्या चांसेस है, या फिर मुलायम सिंह यादव ही चीफ मिनिस्टर रहेंगे? देखिए सर साहब, अभी अखिलेश यादव की चीफ मिनिस्टर बनने के चांसेस बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अभी तक जो है वो कुर्सी मुलायम सिंह यादव ही उसको संभालेंगे। जहां तक 100 में 99% अभी यही संभावना है। हाँ, अखिलेश यादव को जो है, जो मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड है, जो कि एक यूथ का जो उनका एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसको जो संभालने की पूरी जिम्मेदारी है वो अखिलेश यादव के कंधों पर है। और ये बिल्कुल इस बार माना जाए कि जो ये लीड मिली है समाजवादी पार्टी को, उसमें कहीं न कहीं अखिलेश यादव की एक अहम भूमिका रही है, उसमें उन्होंने काफी जिम्मेदारियां निभाई हैं। तो अगर इसमें दो चीजें हैं कि अकेले समाजवादी पार्टी सरकार बना नहीं सकती, और अगर गठबंधन करती है समाजवादी पार्टी किसी के साथ, तो उस कंडीशन में मुख्यमंत्री कौन होगा और डिप्टी चीफ मिनिस्टर कौन होगा, या फिर जो पार्टी इनके साथ गठबंधन करेगी उसको क्या ओहदा दिया जाएगा, उसको क्या कौन सी भूमिका रहेगी, ये सारी बातें तय होने के बाद मुख्यमंत्री की कुर्सी की ताजपोशी की जाएगी और जो उस पर बैठेगा उसका राज तिलक किया जाएगा। तो ये सारी बातें अब शाम तक क्लियर हो जाएंगी कि कौन सी पार्टी लीड की, किसने लीड किया, किसके पास कितनी सीटें आई और कौन मुख्यमंत्री बनेगा उत्तर प्रदेश में। ये सारी बातें शाम तक बिल्कुल पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट हो जाएंगी अतर साहब। चलिए, बहुत जबरदस्त। इससे पहले कि हम आपको जो है इजाजत दे, बने रहिए, क्योंकि और भी काफी इंफॉर्मेशन चाहिए होगी शाम तक। जो है हम लोग काफी लाइव एक्टिवली अपडेट देते रहेंगे हमारे नाजरीन को। लेकिन इससे पहले आप कुछ बताएं कि उत्तराखंड के बारे में, जहां पे जो है कांग्रेस लीड कर रही है, तो आप क्या समझते हैं कि क्या पोजीशन है अभी राइट नाउ? उत्तराखंड में बीजेपी लीड कर रही है। नहीं, उत्तराखंड में कांग्रेस लीड कर रही है। जी हाँ अतर साहब, उत्तराखंड की अगर बात करें तो उत्तराखंड में बीजेपी और कांग्रेस में एक कांटे की जबरदस्त टक्कर है। कांग्रेस अभी लीड कर रही है उत्तराखंड में, और इसकी जो सबसे मेन जो रीजन है अतर साहब इसका ये है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो है उनके घर में ही आपसी इतने कलह हैं, इतने झगड़े हैं कि जिसका पूरा का पूरा फायदा उठाया है कांग्रेस ने। और इसके पहले जो है चीफ मिनिस्टर्स को चेंज करना, इसके पहले निशंक थे, रमेश पोखरियाल निशंक, उनको हटाकर फिर पार्टी ने भुवन चंद खंडूरी को बिठाया। और सबसे बड़ी चीज जो है उत्तराखंड की है कि उत्तराखंड बेसिकली एक पहाड़ी इलाका है, और सबसे ज्यादा विकास की जरूरत जो होती है अतर साहब वो पहाड़ी इलाके में होती है। उत्तराखंड की अगर बात करें तो मुख्य रूप से उत्तराखंड में दो चीजें, पर्यटन की दृष्टि से और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की दृष्टि से उत्तराखंड एक मजबूत स्टेट है। और ऐसे में अगर आप उत्तराखंड में जाएं तो वहां पर सबसे जो बड़ी चीज देखने को मिलेगी कि अभी उत्तराखंड के कई ऐसे जिले हैं, कई ऐसे इलाके हैं जहां आज भी ना तो बिजली है, ना सड़क है, ना पानी है, ना हेल्थ की फैसिलिटीज है। तो इसकी वजह से बीजेपी गवर्नमेंट ने दावे बहुत किए उत्तराखंड में कि वो डेवलपमेंट करेंगे, डेवलपमेंट के लिए वो सारे रास्ते खोलेंगे। लेकिन सरकार बनने के बाद सिर्फ और सिर्फ बीजेपी अपने ही झगड़ों से, अपने जो अंतरकलह कहते हैं जिसको, जो अपने घर के झगड़े होते हैं, उन्हीं से जूझती रही। और विकास के नाम पर वाकई में अगर देखा जाए तो उत्तराखंड में कुछ नहीं हुआ। तो आज की स्थिति में उत्तराखंड में जो कांग्रेस को बढ़त मिल रही है उसकी सबसे प्रमुख वजह यही है अतर साहब कि बीजेपी की अंतरकलह और विकास का न होना। अतर साहब जी, पंजाब की बात करते हैं। पंजाब में भी जो है कांग्रेस नंबर 2 पे है, तो आप क्या समझते हैं जो है क्या होना चाहिए था और क्या वजूहात है इसकी?
देखिए बिल्कुल पंजाब की भी अगर बात करें तो पंजाब में इस वक्त कांग्रेस थोड़ी सी लीड कर रही है। वहां पे शिरोमणि अकाली दल वो इस समय 63 से लेकर 65 सीटों पे उसने लीड किया है। इंडियन नेशनल कांग्रेस भी इसमें तकरीबन 50 सीटों पर आगे चल रही है। तो एक तरह से देखा जाए इस बार तो अगर कांग्रेस लीड करती है तो फिर सरकार जो है इस बार बीजेपी माफी चाहूंगा, इस बार पंजाब में कांग्रेस अगर लीड करती है तो बीजेपी को एक तगड़ा झटका लग सकता है। अगर शिरोमणि अकाली दल लीड करती है तो एक बार फिर से वहां पर एनडीए गवर्नमेंट बनने के आसार हैं। लेकिन पंजाब में भी जो आपको मैंने बताया था कि पंजाब एक प्रमुख रूप से कृषि प्रधान राज्य है, वहां पर एग्रीकल्चर इंडस्ट्री है और उसकी काफी अहमियत है। वहां पर भी किसानों को कई ऐसी सुविधाएं रही जो नहीं मिल पाई, क्योंकि पंजाब बेसिकली उनका जो सबसे मेन इंडस्ट्री है वो खेती है। और कांग्रेस ने इससे पहले कई दावे किए। अभी हाल ही में कांग्रेस ने यूपी में जो कार्ड खेला था बुनकरों के पैकेज माफ करके, उसका भी काफी असर गया है कांग्रेस में, क्योंकि इसके पहले भी कांग्रेस गवर्नमेंट में किसानों के कर्जे माफ किए गए थे, बुनकरों के भी कर्जे माफ किए गए हैं। तो कहीं न कहीं पंजाब के लोगों की जो मेंटालिटी है वो ये सोच रही कि अगर कांग्रेस आती है तो हो सकता है कि उनकी जो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री है पंजाब के अंदर उसको थोड़ा सा सहारा मिल जाए, थोड़ा सा बल मिल जाए। तो इस बार जो कांग्रेस वहां पे लीड कर रही है ये एक प्रमुख वजह मानी जा सकती है। अदर साहब उसमें बहुत बहुत शुक्रिया राकेश, फिर बात करते हैं इंफॉर्मेशन के लिए, थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा और सारी जो है रिजल्ट्स की अपडेट भी देते हैं। पंजाब में 117 सारी सीटें, जिसमें जो है 57 अकाली दल और बीजेपी 12 और कांग्रेस 46 एंड अदर्स 2। तो एक लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, फिर आते हैं आपके साथ इलेक्शन 2012 के रिजल्ट्स के साथ। जंग इराक, ज़वाल सद्दाम, आलम अरब का इनकलाब, मिस्र की तारीख, तबाही अफगानिस्तान, दास्तान पाकिस्तान, सऊदी अरब की आन बान, दुबई की शान। ईरान का तमद्दुन, लिबनान की तहजीब, गर्ज इस्लामी दुनिया की हर वो बात जो आपको कर दे हैरान। बांग्लादेश से मिस्र तक एक ही नाम, आलमे इस्लाम। देखिए जुमा की शाम 6 बजे, शनिचर की रात 11 बजे और इतवार की दोपहर 12:30 बजे, सिर्फ मुंसिफ टीवी पर। बेशक मेरा परवरदिगार जो चाहता है तदबीर से करता है। बिलाशुबा वो जानने वाला और हिकमत वाला है। मुख्तलिफ कारी पर देखिए हमारा ये खास प्रोग्राम इक़रा, रोजाना सुबह 6 बजे सिर्फ मुंसिफ टीवी पर। गुलामों को मदीने में बुलाना या रसूल अल्लाह। काबे की रौनक, काबे का मंजर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ऐ खुदा मेरी
दुआओं में असर हो जाए। शुक्र खुदा के दिल में है उल्फत रसूल की। मशहूर व मारूफ नातख्वां हज़रात पर मुश्तमिल देखिए हमारा ये खास प्रोग्राम गुलदस्ता, रोजाना सुबह 7:30 बजे सिर्फ मुंसिफ टीवी पर। होल्ड करो, होल्ड करो। नाजरीन, हमारे स्पेशल प्रोग्राम इलेक्शन रिजल्ट्स 2012 में फिर से आपका खैर मकदम है। हमारे साथ मौजूद है अहमद राहिल पाशा साहब और सज्जादुल हसनैन साहब। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं। अभी आप सुन रहे थे हमारे ब्यूरो कोऑर्डिनेटर राकेश पांडे साहब से काफी इंटेंस, काफी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन उन्होंने दी है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को काफी जो है अपडेट मिली होगी यूपी स्टेट एंड पंजाब एंड उत्तराखंड के ताल्लुक से। तो ये जो अभी हमारी बातचीत रही राकेश के साथ, तो आप क्या समझते हैं कि भाई जो है ना, आपको क्या अंदाजा हुआ इस इलेक्शन रिजल्ट्स के ताल्लुक से? सबसे पहले हमारे राहिल साहब। जी, राकेश साहब से ने जो इन्फॉर्मेशन दी वो बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन दी, और उन्होंने ये जो बोला कि तीसरी पोजीशन के लिए बीजेपी और कांग्रेस में जो लड़ाई चल रही है वो तीसरे नंबर के लिए चल रही है, क्योंकि पहले नंबर पर तो जो समाजवादी पार्टी है, दूसरे नंबर पर बीएसपी है, तीसरे नंबर पर आइदर कांग्रेस और बीजेपी। तो उसी पे वो लोग फाइट चल रही। अब जहां तक हुकूमत बनाने की बात है उत्तर प्रदेश में, तो वो बीजेपी, जैसा कि राकेश साहब ने कहा, बीजेपी बीएसपी के साथ जा सकती है। बीजेपी तो बीएसपी के साथ जा सकती है, बीजेपी किसी के साथ भी जा सकती है, लेकिन सवाल ये होता है क्या बीएसपी जो है बीजेपी के साथ आएगी या नहीं आएगी। और समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस के लिए और कांग्रेस ने जो है समाजवादी पार्टी के लिए खुले संकेत, जिसको हिंदी में बोलते हैं, दे दिए हैं, सिग्नल्स दे दिए हैं, ग्रीन सिग्नल्स दे दिए हैं कि वो हो सकता है हाथ मिलाएं, उसके बाद अपनी गवर्नमेंट यूपी में फॉर्म करें। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ये बीजेपी या बीएसपी कुछ यूपी में हुकूमत बना पाएगी। सारे 403 सीट्स यूपी के लीड्स आ गए हैं हमारे पास। 186 सीट्स से जो है एसपी समाजवादी पार्टी लीड कर रही है। सेकंड पोजीशन पे 98 सीट्स बहुजन समाज पार्टी मायावती जी की, बीजेपी 51 एंड कांग्रेस 53। तो इस हिसाब से एंड अदर्स आर 15 सीट्स। तो इस हिसाब से कांग्रेस तीसरे नंबर पे आ गई है, चौथे नंबर पे है बीजेपी। तो अभी जो हम बात कर रहे थे कि नो पार्टीज का काफी क्लोज कंपटीशन चल रहा है। तो कुछ ख्यालात लेते हैं हमारे सज्जादुल हसनैन साहब के भी इस फोनों के ताल्लुक से, जहां पे हमारे ब्यूरो कोऑर्डिनेटर जो है राकेश पांडे साहब। देखिए, उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही थी, जैसा कि यही कहा गया था कि एब्सोल्यूट मेजॉरिटी किसी को नहीं मिलेगी। एब्सोल्यूट मेजॉरिटी की बात आती है तो फिर जाहिर सी बात है कि 202 सीटें चाहिए होंगी, और किसी की भी लीड देखने के बाद हमको ये अंदाजा हो रहा है कि कोई भी उस जादुई अदद तक पहुंच नहीं पाएगा। तो अब यहाँ उन्होंने एक बड़ा उलझन भरा जो है एक सिचुएशन बयान की है। क्या है सिचुएशन? ये बीएसपी बीजेपी के साथ इख्तिदार में आने की दौड़ में शामिल हो जाएगी और एसपी और कांग्रेस के बीच गठबंधन होगा। तो बहरहाल ये दोनों जमातों की ये कोशिश होगी कि बीएसपी और कांग्रेस एसपी की के किसी ना किसी, बीएसपी का बीजेपी को लेके आएगी, एसपी कांग्रेस को लेके आएगी और ये इख्तिदार की दौड़ में आएंगे। तो लेकिन एक जहां तक दस्तूरी अमल की बात होती है तो जो सबसे बड़ी जमात होती है उसको सबसे पहले दावत दी जाती है इख्तिदार की, ये उसूल रहा है। तो ऐसे में हमको ये दिख रहा है कि 180 सीटों के साथ भी अगर बीएसपी आती है, समाजवादी पार्टी अगर 190 सीटों के साथ समाजवादी पार्टी आती है तो जाहिर सी बात है कि हुकूमत की दावत समाजवादी पार्टी को दी जाएगी। तो अब समाजवादी पार्टी पे डिपेंड करता है कि क्या वो कांग्रेस से हाथ मिलाना पसंद करेगी या फिर अदर्स जो छोटे छोटे जमातें हैं, जो 15 हो गए हैं। चूंकि जाहिर सी बात है कि 202 सीटों के लिए उसको महज 10-15 सीटों की जरूरत पड़ेगी। तो क्या वो कांग्रेस जैसी एक बड़ी जमात से एक हाथ मिलाना पसंद करेगी? ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि अगर वो कांग्रेस से हाथ मिलाती है
तो फिर 2014 के इंतखाबात में उसके लिए मुश्किलें पैदा हो सकती हैं एसपी के लिए, कि सीट का बंटवारे की जो बात आएगी। तो अब चूंकि वो एक बड़ी जमात बन के उभर के आई है, सामने आई है, तो जहां तक मेरा ख्याल है उसकी पूरी कोशिश ये है कि छोटी छोटी जमातों को लेके अपने बल पे इक़्तिदार बनाया जाए, या फिर एक मजबूत ताकतवर इक़्तिदार का अगर उन्होंने फोकस किया होगा कि ऐसा इक़्तिदार जिससे कि वो अगले 5 बरस तक किसी भी परेशानी, किसी भी जो है स्टेबिलिटी की जो बात हम कहते हैं इनस्टेबिलिटी के जो खतरे को खत्म करते हुए इक़्तिदार में कायम रहे, तो इसके लिए उनको कांग्रेस से हाथ मिलाना पड़ेगा। तो अब देखना ये है कि क्या सिचुएशन होती है, क्या एसपी कांग्रेस से हाथ मिलाएगी या फिर छोटी जमातों को लेकर। मगर एसपी का जहां तक ताल्लुक है, अगर गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए तो वो अदर्स से भी अगर मिला लेती है तो फिर वो 206 तकरीबन 192 हो गया अभी राइट नाउ सिचुएशन एसपी का, तो वो इस काबिल हो जाएगी कि जो है हुकूमत। हाँ, लेकिन क्या होगा, उसका सिचुएशन ये हो जाएगी कि वो बिल्कुल कॉर्नर पे होगी, कि बिल्कुल जरा सी नाचाकी हो गई, जरा सा झगड़ा हो गया, जरा सा फूट हो गई पार्टी में, तो इक़्तिदार गिरने का खतरा पैदा हो जाएगा। सज्जा साहब हमारे साथ लाइन पे बने हुए हैं अमित सहगल देहरादून से, तो चलिए बात करते हैं हमारे ब्यूरो कोऑर्डिनेटर अमित जी। चलिए वेलकम टू द प्रोग्राम। सबसे पहले तो आप बताएं कि वहां पर जो है अभी क्या माहौल है रिजल्ट्स के ताल्लुक से। जी अख्तर जी, मैं आपको अवगत कराना चाहूंगा, यहाँ पर जो माहौल है और अभी तक जो रुझान आ रहे हैं वो कांग्रेस के पक्ष में रुझान है। लगभग 34 सीटों पर कांग्रेस आगे चल रही है और भारतीय जनता पार्टी जो है वो लगभग 26 सीटों पर जो है बढ़त बनाए हुए है। वो भी अभी तक जो ताजा रुझान सामने आए हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी की 2 सीटें जो है वो जीत ली गई है भारतीय जनता पार्टी ने, जिसमें से एक उधम सिंह नगर के शिकारगंज की सीट है। वहां पर किरण मंडल ने बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी नारायण पाल को हराया है, और दूसरा नानक बख्ते की सीट पे प्रेम सिंह राणा जी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी विजयी घोषित हुए हैं। और अभी जो ताजा जानकारी आई है मेरे पास, उसके आधार पर कांग्रेस ने 3 सीटें पिथौरागढ़ से और 1 सीट राजपुर देहरादून से जीत हासिल कर ली है। अच्छा जी, ये जो है इस बार कितने % जो है वोटिंग हुई है, कुछ इस ताल्लुक से बता सकते हैं कि लोग जो हमारे वोटर्स है वो जो है कितना इंटरेस्टेड थे इस इलेक्शन को बेहतर से बेहतर रिजल्ट्स लाने के लिए? जी अख्तर जी, इस बार जो वोट का प्रतिशत देखा गया वो पिछली बार की अपेक्षा ज्यादा था। इस बार लगभग 70% लोगों ने अपने मत का प्रयोग किया उत्तराखंड में, और जिससे ये साफ पता चलता है जब भी कहीं पर मत का ज्यादा प्रयोग होता है और वोटर का प्रतिशत बढ़ता है तो कहीं न कहीं इस बात की ओर इशारा जरूर होता है कि लोग सरकार से नाखुश हैं। जी, तो जहां पे उत्तराखंड में कांग्रेस जो लीड कर रही है इस बार, जहां पे काफी जो है बीजेपी की भी बड़ी स्ट्रांग पोजीशन है 26 पे, तो ज्यादा फर्क नहीं है, एंड बीएसपी जो है 5 सीट पे। तो आप क्या समझते हैं कि जब तक ये सारे डिक्लेयर हो जाएंगे रिजल्ट्स तो क्या पोजीशन होगी और कौन सी पार्टी जो है के चांसेस ज्यादा है? अभी तक आ रहे ताजा रुझानों से ये साफ दिख रहा है कि कांग्रेस जो है कहीं न कहीं बढ़त बनाए हुए है, और जो एग्जिट पोल सभी चैनलों का रहा है उसमें ये कहा गया है कि कांग्रेस ही सरकार यहाँ उत्तराखंड में बनाएगी। और अभी मैं आपको एक अपडेट और अवगत कराना चाहूंगा, जो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री वर्तमान में भुवन चंद्र खंडूरी जी हैं, वो पीछे चल रहे हैं लगातार, सुबह से 7वां चरण चल रहा है ये काउंटिंग का, तो मुख्यमंत्री पीछे अभी तक चल रहे हैं। तो ये कहीं न कहीं भाजपा के दिग्गज जितने भी प्रत्याशी, चाहे प्रकाश पंत हो, चाहे भुवन चंद्र खंडूरी हो, चाहे मातर सिंह कंडारी हो, ये सभी दिग्गज नेता पीछे चल रहे हैं, और ये साफ पता चल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी धराशायी होती दिख रही है। तो इनका जो परफॉर्मेंस रहा पिछले टर्म में, तो आप क्या समझते हैं कि भाई जो है ये चेंज आ रहा है, हर जगह देखने में आ रहा है कि जो पावर में पार्टी थी, जैसे कि यूपी में भी बहुजन समाज पार्टी को जो है काफी हद तक लोगों ने जो है ये डिसाइड कर रहे हैं कि भाई ये फिर से नहीं जाए। सारा रुझान जो है ये वोटरों द्वारा ज्यादा वोट प्रतिशत देने पे, और बिल्कुल जो मतदान का प्रतिशत रहा है यहाँ पर 70%, तो
ये इसकी ओर इशारा कर रहा है कि लोग भारतीय जनता पार्टी की सरकार से नाखुश थे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 5 साल में तीसरी बार मुख्यमंत्री चेंज किया अपना। तो ये कहीं न कहीं संगठन से लेके और सरकार से लेके और जनता से लेके कहीं न कहीं तालमेल की आपस में कमी रही अब तक। तो कांग्रेस से जो है क्या उम्मीदें वापसता है भी नाउ व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग द स्टेट क्या चाहती है कि भाई अभी कांग्रेस अगर पावर में आती है तो ये क्या बेहतर से बेहतर करना चाहिए इन लोगों को? कांग्रेस हमेशा विकास को लेकर चुनाव कांग्रेस ने लड़ा है उत्तराखंड के अंदर, और यही मुद्दा छाया रहा कि जैसे कि भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर बोला खंडूरी है जरूरी, तो कई दिग्गज कांग्रेस के नेताओं ने इस पर तीखी टिप्पणी प्रस्तुत की और बोला कि खंडूरी नहीं विकास जरूरी है। तो कांग्रेस कहीं न कहीं विकास के मुद्दे को लेकर सत्ता में आना की चाबी हासिल करना चाहती थी, और विकास ही उसका प्रमुख मुद्दा यहाँ पर रहा। जी, और कोई सवाल अगर आप लोग पूछना चाहते हैं? अच्छा जी, थैंक यू वेरी मच अमित। फिर आपसे फिर और भी बात करेंगे एज वी गो टुवर्ड्स द रिजल्ट्स इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच फॉर द कॉल। जी, तो अभी हम सुन रहे थे अमित सहगल जो हमारे ब्यूरो कोऑर्डिनेटर है उत्तराखंड में, जो अभी चेंज आ रहा है बीजेपी की गवर्नमेंट को हटा के फिर जो है कांग्रेस, तो इस ताल्लुक से जो है आप क्या कहना चाहते हैं कि ये जो चेंज हर जगह देखने में आ रहा है किस हद तक ये जरूरी है, ताकि जो गवर्नमेंट ग्रांटेड ले ली थी कि भाई हमको अब पावर में आ गए कुछ करना नहीं है या कोई पूछने वाला नहीं है, तो पब्लिक है एंड में तो फिर वो ही डिसाइड करती है। तो आप क्या समझते हैं कि इससे जो अब पावर में आ रहे हैं इन पार्टियों को क्या सबक लेना चाहिए ताकि ये आगे जो है इनका यही हशर ना? तो सजा साहब आप से शुरू। देखिए, सबसे बड़ी बात उत्तराखंड में चेंज आ रहा है, यूपी में चेंज आ रहा है। तो उत्तराखंड किसी जमाने में यूपी का एक हिस्सा हुआ करता था। जोग्राफियाई लिहाज से ये एक पहाड़ी इलाका है और बीजेपी को वहाँ मौका मिला था इख्तिदार में आने का। तो बीजेपी एक तो जैसा कि हमने देखा, राकेश जी ने कहा, अमित जी ने कहा कि दाखिली कलफिशार का शिकार हो गई थी बीजेपी। वो घर की लड़ाइयों में उलझ के रह गई थी और घर के मामलात की वजह से उसने तरक्की के, डेवलपमेंट के कोई काम वहाँ पे करने में नाकाम रही थी। देखिए, वो एक पहाड़ी इलाका है उत्तराखंड। अब ये सिचुएशन वहाँ की ये बताई जा रही है कि उसके कई जो गांव हैं, कई इलाके हैं, वहाँ आज भी वो दुश्वार गुजार हैं। मतलब है कि वहाँ ना सड़कें ऐसी हैं कि आदमी आसानी से वहाँ पहुँच सके और बिजली भी नहीं है वहाँ पे। तो कई गांव, देखिए तरक्की का दौर है, 20वीं सदी का हाईटेक ज़माना है, 21वीं सदी का दौर है। अगर आज ये बात आती है कि कई गांव बिजली से महरूम हैं तो ये बड़े अफसोस की बात है। और इनका ये कहना था कि वहाँ की जो सिचुएशन है उसमें यही बात सामने आई है कि बीजेपी ने इन चीज़ों को फोकस करने के बजाय आपसी लड़ाइयों को सुलझाने में ही अपना वक्त गंवाया है। जैसा कि हमने देखा कि लम्हे आखिर में खंडूरी को वज़ीर आला बना दिया गया है कि नहीं। इससे पहले भी वज़ीर आला थे, फिर उनको हटाया गया, फिर एक और शख्स को वज़ीर आला बनाया जाता है, फिर ऐसा लगता है कि आपस में इनकी लड़ाई हो गई है तो फिर इनको फिर दोबारा से इख्तिदार पे फाइज किया जाता है। तो ये जो आपस में इनकी लड़ाई थी उसका सीधा उनको नुकसान उठाना पड़ा है। तो इसका मतलब ये है कि बीजेपी में उत्तराखंड में विद इन द पार्टी जो है यूनिटी नहीं है, इसका मतलब या कोई ऐसे इश्यूज है जिसकी वजह से उनको बार बार डिसीजंस चेंज करने पड़ते हैं। यही वजह है कि आज अगर इख्तिदार कांग्रेस के हाथ में आ रहा है, आज अगर हम ये देख रहे हैं कि कांग्रेस लीड कर रही है, आज अगर हम ये देख रहे हैं कि कांग्रेस वहाँ इख्तिदार बनाने जा रही है, तो इसकी बड़ी वजह यही है कि बीजेपी आपसी कलफिशार का शिकार हो गई और अवाम की तरक्की, अवाम की परेशानियों को हल करने में उसने ज़्यादा काम अंजाम नहीं दिए। यही वजह रही कि अवाम ने भी फैसला कर लिया कि बार बार के इनके आपसी झगड़ों से अच्छा है कि इनको हटाया जाए और ऐसी जमात को बिठाया जाए जो हमारी तरक्की की सोचे और हमारी परेशानियों का सोचे। बिल्कुल। अमित सहगल बड़ी इंपॉर्टेंट वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन हमारे साथ शेयर किए हैं जो प्रेजेंट अपडेटेड है उत्तराखंड की। तो आप क्या समझते हैं उनकी कॉल की जो बातचीत रही हमारे साथ, तो ये जो बदलाव आ रहा है रिजल्ट्स में, लोग चाहते हैं कि हर जगह जो है चेंज हो, नई पार्टी आए, नए लोग पावर में आए, अच्छे से बेहतर जो है खिदमत करें स्टेट की, तो आप क्या समझते हैं? देखिए, बिल्कुल जो अमित सहगल ने अभी जो बात की थी हम लोगों से, उससे भी जाहिर हो रहा, और जो रिजल्ट आ रहा है वो यही जाहिर हो रहा कि पब्लिक जो है चेंज चाहती।
गवर्नमेंट की तरफ से उत्तराखंड की गवर्नमेंट की तरफ से अपना दिया हुआ नारा था कि खंडूरी है जरूरी। ये नारा जो है पब्लिक ने नहीं दिया था, ये उन्होंने ही अपने तौर पर दिया था। अगर पब्लिक का ये नारा दिया हुआ होता तो पब्लिक यकीनी तौर पर खंडूरी को वापस फिर इख्तियार में लेके आती। लेकिन जो अभी सज्जाद साहब ने बात कही है, आप हेलीकॉप्टर की बात आके करते हो, आप प्लेन की बात आके करते हो, रेलवे की बात करते हो, लेकिन वहाँ पे जो है टू व्हीलर की जो जगह नहीं है, रोड इतने सही अच्छे नहीं है कि हम वहाँ पे टू व्हीलर सही से लेके जा सकें। उसके बाद फोर व्हीलर की अगर आप बात करें तो हम ट्रांसपोर्टेशन नहीं कर सकते हैं, वहाँ पे हॉस्पिटल्स नहीं है, वहाँ पे स्कूल्स नहीं है। तो पब्लिक क्या के परेशान हो गई इन लोगों के वादों से। तो उन्होंने यही सोचा कि बीजेपी के अंदर खुद यूनिटी नहीं है और वो एक दूसरे से लड़ रहे हैं, आपस में फूट है, तो क्यों ना हम कांग्रेस को लेके आए। अब कांग्रेस वहां पर जब आ रही है तो कांग्रेस को चाहिए कि वो सिर्फ अपने लिए ना सोचे, अपने नेताओं के लिए ना सोचे, वो आवाम के लिए सोचे। और इस बात के रिजल्ट इस बात को जाहिर करेंगे कि जो हमारे नेता हैं वो कुछ ना कुछ पब्लिक के लिए करेंगे, क्योंकि अब धोखे में नहीं रख सकते हैं। अगर यूपी की आप बात करें, यूपी में अगर कांग्रेस जो है समाजवादी पार्टी के साथ सरकार बनाती है तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का ये हक बनता है कि आवाम के इमोशंस का, जज्बात की कदर करे और उनके लिए कुछ करे। अदरवाइज फिर वही होगा जो बीएसपी का इस बार हो रहा है, अगले 5 साल बाद कांग्रेस और एसपी के साथ भी वही हो सकता है। अच्छा, एक सवाल है आपसे राहिल साहब के दिग्विजय सिंह के जो कमेंट्स थे एग्जिट पोल के ताल्लुक से, तो इस ताल्लुक से कुछ बताएं। देखिए, एग्जिट पोल जो अभी 3 दिन पहले आए थे उसमें क्या हर लीडर ने, चाहे वो लोकल लेवल का हो या नेशनल लेवल का हो, उसने यही कहा कि हम एग्जिट पोल पर बिलीव नहीं करते हैं। दिग्विजय सिंह ने भी यही कहा कि हम एग्जिट पोल पे बिलीव नहीं करते हैं और रिजल्ट आने दीजिए, उसके बाद पता चलेगा। अगर कांग्रेस की सीट्स नहीं आ पाती हैं उतनी तो उसके लिए हम, दिग्विजय ने अपने लिए कहा कि उसके लिए हम जिम्मेदार होंगे और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रीता बहुगुणा जोशी वो रिस्पॉन्सिबल होंगी, राहुल गांधी नहीं होंगे। राहुल गांधी एक वेव है, राहुल गांधी का काम है कि आके लोगों को एक्साइट करना, अवाम को अपनी तरफ राग़िब करना, लेकिन वो अवाम को वोट में कन्वर्ट करने का काम जो है वो रीता बहुगुणा जोशी का है और मेरा है, दिग्विजय सिंह ने कहा। तो वही कि अगर कांग्रेस के ज्यादा वोट आते हैं तो उसके लिए राहुल गांधी रिस्पॉन्सिबल है। बहुत बड़ी बात कह दी उन्होंने कि अगर ज्यादा वोट आते हैं कांग्रेस के तो उसके लिए राहुल गांधी रिस्पॉन्सिबल है, और अगर कम आते हैं तो रीता बहुगुणा जोशी और खुद दिग्विजय सिंह रिस्पॉन्सिबल होंगे। यानी इसका यह मतलब हो गया कि राहुल गांधी की जो मेहनत रही वो यूपी में कांग्रेस का एक अच्छा प्रेजेंटेशन या फिर एक अच्छे प्लान पे काम करने के एश्योरेंस पे उन्होंने काम किया, ये बताना चाहते हैं। बिल्कुल। तो जिस तरीके से अभी पोजीशन है, 3rd पोजीशन पे आ गए और काफी नंबर्स जो है चेंज हो रहे हैं, जो लीड जो चल रही है आगे पीछे हो रही है, तो इस वक्त जो है एसपी पार्टी जो है 195 सीट्स पे जो है लीड कर रही है, एंड बीएसपी 97 पे, बीजेपी 47 एंड कांग्रेस 50 पे, अदर्स 14 सीट्स पे लीड कर रहे हैं। तो अगला सवाल है कि अगर अभी लगता है बड़ी स्ट्रांग, अगर यही लीड रही और भी नंबर्स अगर ऐड हो गए तो हो भी सकता है कि ये एसपी पार्टी जो है एक्सक्लूसिव गवर्नमेंट बना ले बगैर किसी अलायंस के। तो इसमें आप लोग से ये सवाल है कि समाजवादी पार्टी को अब क्या करना चाहिए बेहतरी के लिए, स्टेट के बेटरमेंट के लिए इन लोगों को फ्यूचर में क्या करना चाहिए, किन चीजों की जरूरत है? देखिए, जहां तक मेरा ख्याल है या जो पब्लिक का ख्याल है और पब्लिक जो उनको लेके आ रही है जी स्टेट में, उत्तर प्रदेश में अगर सरकार बनवा रही है तो पब्लिक बनवा रही है, तो पब्लिक का इनको पहले ख्याल करना पड़ेगा कि उसको सबसे पहले रोजगार फराहम करना चाहिए। हिंदुस्तान की सबसे ज्यादा आबादी वाला जो रियासत है वो है उत्तर प्रदेश। हालांकि अगर हम एरिया वाइज बात करें तो दिस इज द 5th लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया। अगर हम एजुकेशन की बात करें तो इसका एजुकेशन जो है राजस्थान और एपी से कंपेयर करें तो पहले नंबर पर है, दूसरे नंबर पे राजस्थान, तीसरे नंबर पे ये एपी आता है। लेकिन अभी जो आपने बात करी, सज्जाद साहब ने बात करी कि उत्तर प्रदेश का कोई ना कोई शहर किसी न किसी वजह से मशहूर है। बनारस साड़ियों की वजह से, और आपका आगरा जो है ताजमहल और पेठे की वजह से,
एटा जो है पेठे की वजह से और आगरा जो है खुद मतलब ताजमहल की वजह से भी है, और पेठे की वजह से। फिर जूते जो बनते हैं सबसे ज्यादा वो आगरा में बनते हैं, लेदर के काम के लिए कानपुर, और फर्रुखाबाद जो है वहाँ पे दरदोजी का काम होता है। अगर फिरोजाबाद की बात करें तो वहाँ पे जो है गिलास वर्क सबसे ज्यादा होता है। तो कोई ना कोई जो है शहर किसी न किसी वजह से खासियत है। पीतल की वजह से जो है मुरादाबाद है, और बरेली जो है वो आपके फर्नीचर की वजह से मशहूर है। तो क्या वजूहात हैं कि ये स्टेट तरक्की क्यों नहीं कर पा रहा? उसकी वजह यही है कि हमारे सियासतदान जो है, कायदीन, लीडर, रहनुमा, रहबर, वो जो है आके वादे करते हैं और उस पर खरे नहीं उतर पाते हैं, जिसकी वजह से पब्लिक जो है उनको फिर 5 साल के लिए पीछे कर देती है। तो मैं चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी को इस बार पब्लिक का पूरा ध्यान रखकर ऐसा करना चाहिए ताकि आगे आने वाले 5 साल के बाद भी इनकी हुकूमत बने और ये पब्लिक को रोजगार फराहम कर सकें। अच्छा, बहुत खूबसूरत। आखिर में जो है हमारे सज्जाद साहब से भी इसी सवाल के साथ इस प्रोग्राम को जो है अख्ताम पे लेके जाते हैं कि समाजवादी पार्टी जो कि बड़ी स्ट्रॉन्ग नजर आ रही है, 195 सीट से लीड कर रही है, बाकी सब जो है बीएसपी 97 और बीजेपी 47, ये तो सारी जो स्ट्रैटेजी अभी चल रही है जहां पे ये पोजीशन है, तो उस ताल्लुक से अगर समाजवादी पार्टी पावर में आती है तो इनके लिए क्या चैलेंजेस है और इनकी क्या जिम्मेदारी होगी? देखिए, यकीनन चैलेंजेस तो बहुत हैं। यूपी ऐसी रियासत नहीं है कि उसको इतनी आसानी से बदला जा सके। वहाँ जैसा कि हमने मालूम किया या अभी राकेश जी बता रहे थे, बहुत सारे मसाइल हैं वहाँ पे। बिजली का मसला है, पानी का मसला है, रोजगार का मसला है, सड़कों का मसला है, गंदगी का मसला है, सफाई का मसला है। इन सब से हटके करप्शन का मसला है, इन सब से हटके फिर क्राइम का मसला है। अभी जो कहा यह जा रहा है कि बीएसपी को अगर दलितों ने भी वोट नहीं दिया तो इसकी वजह यही बताई जा रही है कि बीएसपी के वजीरों ने जो क्राइम किया है, उनके जो स्कैम, मुख्तलिफ किस्म के स्कैम्स में उनके नाम आ रहे हैं और बहुत सारे उन पे इल्जाम साबित भी होते जा रहे हैं। और दूसरी बात ये कही गई है कि सबसे ज़्यादा अगर वहाँ पे जराइम का या फिर जुल्म का, इस्तिबदाद का अगर शिकार हुए हैं तो दलित हुए हैं। तो मतलब है कि जिन्होंने मायावती को अपना रहनुमा माना, मायावती पे अपना भरोसा किया दलितों ने, और मायावती ही की सरकार में उन पे सबसे ज़्यादा मजालिम हुए हैं। ये बातें निकल के आई हैं। यही वजह रही कि आज लोगों ने मायावती को नकार दिया, उनको मुस्तरद कर दिया, उनकी सरकार को जो है बेदखल कर दिया, ये हम कह सकते हैं। तो अब जाहिर सी बात है कि यही बुनियादी मसाइल हैं। क्राइम के रेट को कम करना है, करप्शन को ख़त्म करना है, बिजली का जो मसला है सबसे बड़ा मसला उसको हल करना है, पानी का जो मसला है उसको हल करना है, सड़कों का जो मसला है उसको हल करना है, और इन सब से बढ़ के रोजगार का जो मसला है। बेरोजगारी की वजह से जैसा कि हम देख रहे हैं कि यूपी के कई इलाकों से लोग जो है मुंतकिल हो रहे हैं, नकल मकानी के लिए मजबूर हैं। तो महज और महज रोजगार ना होने की वजह से लोग नकल मकानी करने पर मजबूर हैं। तो ये सबसे बड़ा मसला है। तो रोजगार की फराहमी, तो जब रोजगार फराहम होगा तो खुशहाली आएगी। तो खुशहाली बुनियादी मसला है और एसपी को इसी चीज को फोकस करके आगे बढ़ना होगा। जब तक इस चीज को फोकस नहीं किया जाएगा। बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आई है कि नवजोत सिंह सिद्धू की वाइफ जो है जीत गई हैं अभी, वो बीजेपी से। तो आप बता रहे थे क्लोजिंग रिमार्क्स। यही है कि जब तक खुशहाली की तरफ रागिब नहीं किया जाएगा, फोकस नहीं किया जाएगा खुशहाली को, जब तक रोजगार के मसले को हल नहीं किया जाएगा, उस वक्त तक आवाम के साथ हम यही कहेंगे कि धोखा हो रहा है। माजी में भी होता रहा है। आज आवाम ने भरोसा किया है, आज बीएसपी को हटाया है, आज दूसरी जमात को मौका दिया जा रहा है। तो अब उस जमात का ये जिम्मेदारी बन जाती है कि वो आवाम के इस भरोसे को बाकी रखे, बरकरार रखे। और माइनॉरिटीज से जो कमिटमेंट्स किए हुए हैं उनकी जो है, देखिए रिजर्वेशन की सबसे बड़ी बात तो ये है कि माइनॉरिटीज का भी एक बहुत बड़ा मसला, पछड़े हुए हैं माइनॉरिटीज।
खास तौर पे नौखवानदगी और रोजगार और तालीम में उनका पीछे रह जाना, तो इन सारी चीजों के लिए रिजर्वेशन जरूरी है। और एसपी ने वादा किया है मुसलमानों से कि हम रिजर्वेशन देंगे स्टेट लेवल पे, तो इस सिलसिले में भी एसपी को काम करना होगा। एक क्लोजिंग एक क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, प्रोग्राम खत्म करने से पहले मैं चाहता हूं कि आप लोग इस ताल्लुक से बताएं कि ये जो रिजल्ट्स है, ये जो जीत है, क्या ये सेलिब्रेशन टेन्यूर कंप्लीट करने पे, परफॉर्मेंस पे होना चाहिए कि भाई अभी जो जीत गए, पावर में आ गए, ये जो मनमानी करें, या फिर ये अवाम की जीत है कि भाई हम आपको जिता के लाए हैं, अभी तक तो आप कुछ किए नहीं लेकिन हम सेलिब्रेट करेंगे? तो इस ताल्लुक से कुछ बताएं हमारे नाजरीन को कि क्या जिम्मेदारियों को, क्योंकि अभी परफॉर्मेंस तो अभी बाकी है, देखना है, तो हमारी तो उम्मीदें वाबस्ता है। तो आप उम्मीदें, देखिए जश्न की तो बात है नहीं, यहाँ पे अवाम ने अपना काम कर दिखाया। जैसा कि अवाम की ताकत ही सबसे बड़ी ताकत होती है जमहूरियत में, तो जमहूरियत, हिंदुस्तान की जमहूरियत सबसे सारी दुनिया में इसकी मिसाल दी जाती है। और आज हमने देखा कि कितने पुरसुकून अंदाज में यूपी में, उत्तराखंड में, पंजाब में, मणिपुर में, गोवा में कितने पुरसुकून अंदाज में इंतखाबात हुए और मरहलावार किस तरीके से, किस शफाफियत के साथ इंतखाबात के इख्तिताम अमल में आया। ये जमहूरियत की बड़ी कामयाबी है, ये इलेक्शन कमीशन की बड़ी कामयाबी है। तो अब अवाम ने अपना फैसला कर दिया है। अब हर जगह अपने अपने लेवल पे मुख्तलिफ जमातें आ रही हैं, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे पंजाब हो, चाहे यूपी हो, चाहे गोवा हो, चाहे मणिपुर है, वहाँ इख्तिदार में आएंगी। लेकिन ये जीत यकीनन ये जीत अवाम की जीत है, ये जीत जमहूरियत की जीत है। लेकिन इस जश्न मनाने का नहीं है ये वक्त उन जमातों को ये डिलीवर करना है, या फिर उनको ये बावर कराना है कि हमने आपको इख्तिदार में लाया है तरक्की के लिए, हमने आपको इख्तिदार में लाया है अवाम की खिदमत के लिए, और हमने आपको इख्तिदार पे फाइज किया है अवाम की भलाई के लिए। तो अवाम को भी चाहिए कि वो उनको ये बावर कराएं, और इख्तिदार पे जाने वालों को भी चाहिए कि वो इस बात को अपने ज़हन में रखें। यही जमहूरियत की जीत होगी। क्या बात है, बहुत खूबसूरत। आप क्या समझते हैं कि भाई ये जीत जो है सेलिब्रेट करें या फिर एक्सप्लॉइट करें या फिर डिलीवर करें, क्या क्या होना चाहिए? मतलब जैसा सज्जाद साहब ने कहा, अवाम ने अपना पूरा काम कर दिया है। 60% जो वोट पड़े हैं, ये अपने में एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हम देखिए जिम्मेदारी हमारी भी है। हम सिर्फ नेताओं को बुरा नहीं कह सकते हैं, कुछ नेता अगर बुरे हैं तो कुछ बहुत अच्छे भी हैं। हम घर पे बैठे रहेंगे और हम वोट नहीं डालेंगे तो उसके लिए हम खुद रिस्पॉन्सिबल हैं। 60% जो वोट पड़ा है, 40% नहीं पड़ा। अगर हम 100% की बात करें तो 60% जो वोटिंग हुई वो भी बहुत ज़्यादा हुई है। और हमने जो है लोगों को जिताया, जिस पार्टी को जिताया, जिस नेता को जिताया, वो आज जो है अपने यूपी में सरकार बनाने के लिए जा रही है। नहीं देखिए, सॉरी टू इंटरप्ट यू, यहाँ पे अच्छे बुरे की तो बात ही नहीं है। देखिए, आप एक जॉब आपकी अब रिप्रेजेंटेटिव के लिए आप अपॉइंट हो गए हैं तो आपको जॉब डिस्क्रिप्शन फॉलो करना है। अगर आप नहीं करते हैं तो फिर वो ही बता देगा कि आप कितने अच्छे हैं या बुरे। भाई अवाम जो है, अवाम के जो जज्बात होते हैं उसी जज्बात पे तो वो किसी लीडर को चुनती है। लीडर को चुना है, उसके बाद वो लेके आई है। अब यहाँ पर अवाम से ज्यादा जिम्मेदारी है उनके रहबर जो लीडर हैं उनकी शुरू हो जाती है कि ये जो अवाम अब हमें लेके आई है सरकार बनाने के लिए, अब हमारा काम शुरू होता। तो अब वादे आदे कुछ नहीं, अब काम शुरू कर देना चाहिए लोगों के लिए, पब्लिक के लिए, जिसकी वजह से वो इख्तिदार में आए हैं। अब उनके लिए काम शुरू कर देना चाहिए ताकि आने वाले 5 साल के अंदर कभी भी जब उनसे पूछा जाए कि आपने आवाम के लिए क्या किया या आपने रियासत के लिए क्या किया, तो वो जो है दूसरी सरकार पे इल्जाम ना रखें, बल्कि यही करें कि हमने जो है ये किया, ये काम किया, डेवलपमेंट यहाँ पर किया, ऑन पेपर सब दिखाएं, फिर सेलिब्रेट करें। बिल्कुल, उसके बाद 5 साल के बाद। बहुत खूबसूरत। तो नाजरीन, हम प्रोग्राम को खत्म करने से पहले आपको अपडेट देते हैं कि 5 स्टेट्स में कौन सी पार्टीज लीड कर रही हैं। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, उत्तराखंड में कांग्रेस लीड कर रही है, पंजाब में अकाली दल और बीजेपी अलायंस जो है लीड कर रही है, गोवा में बीजेपी और मणिपुर में कांग्रेस। तो उम्मीद करते हैं कि हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। अब दीजिए अतहर खान को पूरी टीम के साथ इजाजत और देखते रहिए मुंसिफ टीवी। जंग इराक,
ज़वाल सद्दाम, आलम अरब का इनकलाब,